हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है जिसके अंदर आज हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपका डेटा एक्चुअली में कहां पे जाके स्टोर होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, रैम क्या होता है। ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं आज हम इनको डिबग करने वाले हैं और हम यूज करेंगे फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का। दोस्तों, आपका सवाल ये होगा, भैया अगर आपने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है तो क्या इसको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो मैं अगर आपको आंसर दूं ऑनेस्टली, बहुत ही मुश्किल है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएं। तो भैया फिर पढ़ के फायदा क्या है। यहां आज पढ़ के फायदा यह है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज वे में। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहां हम एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे और वहां पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है कि इसको सॉल्व करो, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करोगे फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो ये जो आज अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये आपकी तब हेल्प होंगी कि भैया अच्छा, जब भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है इंजीनियरिंग रिलेटेड तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे आज हमारी हो रही है प्रैक्टिस। तो क्या जो आज हम पढ़ेंगे इसको मुझे जिंदगी भर याद रखने की जरूरत है? नहीं। आपको सोचने का तरीका, क्यूरियोसिटी जगाने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका, कि क्वेश्चन ऐसे करो, ऐसे क्वालिटी वाले करो कि आपको खुद ही उनका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाए। तो आज हम वही इसके अंदर करने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जो टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूं आपको ऑल ओवर द इंटरनेट किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। पेड कोर्स छोड़ो, पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलने वाला। तो चलो फिर, सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है। इसको मैं तीसरा टेक में बना रहा हूं, 2 बार मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, चौथा टेक है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, पॉप सीरीज फॉर जावास्क्रिप्ट। चलिए हम आते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो ये हमारी स्क्रीन रही। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि भैया जब भी आपका कोई एप्लीकेशन होती है, आपके फोन में पबजी है, आपके फोन के अंदर इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ठीक है, वो स्टोर कहां होता है भैया? फोन के अंदर। फोन के अंदर कहां होता है भैया? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। तो वैसे ही जो आपके कोड होते हैं वो कहां स्टोर होते हैं? अरे इंस्टाग्राम क्या है? एक एप्लीकेशन है, वो है क्या? एट द एंड कोड ही तो है। हाँ, तो भाई वो कोड कहां स्टोर होगा? मेरे हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं, एसएसडी बोलूं, वहां पे ये स्टोर होते हैं। अब अगर मुझे इस कोड को रन करना है, अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को रन करना होता है, मतलब ओपन करना है, उसको चलाना है, पबजी को गेम को ओपन करना है, तो सबसे पहले उसके कोड को लाया जाता है कहां? रैम के अंदर। कहां पे? रैम के अंदर। जो भी ये कोड होगा तो इसको यहां लेके आया जाएगा यहां से। और कौन लेके आएगा? जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके भैया, रैम के अंदर आ गया तो चलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इसको जो चलाएगा, जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि क्या क्या करना है, उसको आपका सीपीयू रन करेगा। कौन? सीपीयू। तो सीपीयू को आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी है और सीपीयू इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ, कि कोड पड़ा हुआ था हार्ड डिस्क के अंदर, उसको सबसे पहले लोड करके रैम पे लाना है। उसके बाद जब वो कोड आ गया, लेकिन उसको रन कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उन इंस्ट्रक्शन को उनको करेगा आपका सीपीयू। ओके, तो ये अब आप बोलोगे भैया डायरेक्ट एसएसडी से सीधा सीपीयू के अंदर ही आते, इतना बड़ा करने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, जो आपकी एसएसडी या ये होती है हार्ड डिस्क वगैरह होती है, ये काफी स्लो होती है कि यहां से अगर मैं डेटा को डायरेक्ट यहां सीपीयू के अंदर ट्रांसफर करूं तो काफी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। रैम से सीपीयू में डेटा ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही फास्ट है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर 1 TB तो हार्ड डिस्क है, लेकिन रैम आपके उसमें शायद 4 GB, 8 GB, 16 GB होंगी, क्योंकि रैम को क्रिएट करना ही बहुत ही महंगा पड़ता है। ओके, हाँ, और ये जो हार्ड डिस्क है ये आपकी परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज बोले तो अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ भी कर दोगे, स्विच ऑफ भी कर दोगे, उसके बाद अगर आप स्विच ऑन करते हो तो आपको पता है कि आपका जो डेटा है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगी। लेकिन रैम के अंदर जो डेटा है, एक बार वो कोड खत्म हो गया, ठीक है, एक बार आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया तो वो रैम से मिटा दिया जाता है। ओके, हाँ, बस इस बात का हमें याद रखना है। तो इसको हम टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं, इसको हम परमानेंट स्टोरेज कहते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर नहीं है, वो टेम्पररी है कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी, उसको चलाया, जैसे आपने पबजी को क्लोज किया उसको रैम से हटा दिया जाएगा। बस ये है। अब हम ये तो समझ गए।
अब आज तुम डिस्कवर करोगे कुछ टर्म स्टैक, हीप और कैसे होती हैं। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का हमें प्रयोग करना है। पहले मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रखने वाला हूं उसका आपको एक आंसर देना है। ये मेरे पास कोई रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मान लो उसका साइज है 16 बाइट का। 16 बाइट का? ये भैया पागल हो गए क्या? अज्यूम कर ले यार, अज्यूम करने में क्या जा रहा है। ओके, मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए आप अपने माइंड से ये चीज हटा दो कि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हटा दो, बिल्कुल हटा दो। अभी हम नॉर्मल एक डेवलपर की तरह सोच रहे हैं, एक इंजीनियर जो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ओके, जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम को हम बाद में टैकल करेंगे। आपके पास a = 10 है, b = 20 है। ओके, इन सबको मेमोरी कहां मिलेगी? जब भी आप कोड रन करोगे इनको मेमोरी कहां मिलेगी? रैम के अंदर इनको मेमोरी मिलने वाली है। ओके, तो मैं इस 10 को रैम के अंदर कहां पे डालूं? तो आपने क्या करा कि भैया ये 10 है, इसको मुझे स्टोर कराना पड़ेगा कहीं, तो मैंने इसको यहां पे स्टोर करा दिया। 20 को कहां स्टोर कराऊं? आपको कहीं, आपने 20 को यहां स्टोर करा दिया, क्योंकि भैया डेटा को स्टोर तो करना पड़ेगा। जो डेटा आ रखा है मेरे कोड के अंदर, भैया 10 को कहां स्टोर कराऊं? कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो आपने उसको कहां स्टोर कराया? आपने उसको रैम के अंदर स्टोर कराया दोस्त। ओके, अब मान लो कुछ देर बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन लिख दी कि भैया a को 20 बना दो। तो आप क्या देखोगे कि भैया a पहले 10 था, उसको 20 बनाना है। तो आप गए यहां पे, 10 कहां पे लिखा हुआ? आपने देखा यहां पे 10 लिखा हुआ है, तो आपने इसको 20 बना दिया। क्या बना दिया? 20 आपने इसको बना दिया ऐसे करके। अरे हो जा भाई, ये लो, आपने इसको 20 बना दिया। कुछ देर के बाद आपने लिखा कि b = 25, कि भैया b पहले 20 था, उसको 25 बना दो। आप गए रैम के अंदर, आपने ढूंढने की कोशिश करी, अरे ये 20 है और यहां भी 20 है, कौन से 20 को 25 बनाना है? दो 20 है। मुझे कैसे पता चलेगा कि b इसको पॉइंट कर रहा है? b का मतलब ये वाला 20 है, ना कि ये वाला। ये कैसे पता चलेगा? मुझे इस 20 को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर मैंने गलती से इसको 25 बना दिया तो मेरा डेटा करप्ट हो जाएगा ना। मुझे इसको 25 बनाना है। आपके पास था कि भैया b पहले 20 था, उसको 25 बनाना है। आप गए रैम के अंदर ढूंढने, एक एक करके, कहां पे 20 लिखा है, आपको यहां मिल गया, आपने इसको अपडेट कर दिया, जबकि इसको अपडेट करना था। तो आपके पास कोई तरीका होना चाहिए कि मैं इस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊं, डायरेक्टली, कि मुझे पता होना चाहिए कि भैया मेरा ये जो b वेरिएबल है ये कहां पे प्रेजेंट है रैम के अंदर, कहां पे, कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, ताकि मैं इसी को अपडेट करूं, ना कि किसी और को। सिर्फ इसी वाले को हम अपडेट करना चाहते हैं और किसी को नहीं। हमें इस बात का याद रखना है। पर ये पता कैसे चलेगा? अगर हम अभी वाली स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि भैया एक एक करके जा रैम के अंदर ढूंढ, कहां पे 20 लिखा हुआ है उसको 25 बना दे। अरे मल्टीपल जगह 20 लिखा है, गलत वाले पे कर दिया। तो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास 16 बाइट की रैम है, 16 बाइट की रैम है, बहुत कम है, तो हम इसको सबसे पहले बनाते हैं बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि भैया मेरे इसके अंदर टोटल 16 बाइट है, अब मैं हर एक बाइट को एक एड्रेस दूंगा। अगर मैं आपको इसके ऊपर लेके जाऊं, आप इससे तो फैमिलियर होंगे कि 1 बाइट में 8 बिट होती है। हाँ, 1 किलोबाइट में 2 की पावर 10 बाइट होती है। 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 20, 1 गीगाबाइट में 2 की पावर 30 बाइट। मैं बाइट के टर्म पे बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके वो भी लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 MB में कितने, 1024 KB, 1 गीगाबाइट में 1024 MB। इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ तक ये टेराबाइट तक ही आप याद रख दोगे बहुत है। इसको प्लीज याद कर देना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे भी इंजीनियरिंग में। ओके, हाँ, इसके ऊपर एक बार गो थ्रो कर लेना। ओके, अब यहाँ पे बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है? देखो, बाइट एड्रेसेबल का सिंपल मतलब है कि मैं हर एक बाइट को एक एड्रेस दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको रो और कॉलम में पहले बांटता हूं। ये मैंने ऐसे कर दिया और उसके बाद मैं ऐसे करके कुछ ब्लॉक्स बना दिए। ये लीजिए, ब्लॉक हमारा क्रिएट हो चुका है। ये हमारी रैम थी। ये जो ब्लॉक है इसका साइज है 1 बाइट। ये जो ब्लॉक है इसका साइज है 1 बाइट। ये जो ब्लॉक है इसका साइज है 1 बाइट। तो हर एक जो ब्लॉक यहां पे प्रेजेंट है उसका साइज 1 बाइट का है। ओके, हाँ, अब यहां पे अगर मैं आपको बोल रहा हूं एड्रेसिंग का मतलब है, एड्रेसिंग का मतलब कुछ नहीं है, मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूं कि ये 0 है, ये 1 है, ये वाला ब्लॉक 2 है, ये वाला ब्लॉक 3 है, ओह, ये वाला ब्लॉक 3 है, ये वाला ब्लॉक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इसको कहते हैं कि भैया हमने इसको एड्रेस दे दिया कि हर एक बाइट को, ये बाइट है, इस बाइट को मैंने एक एड्रेस दे दिया। एक बाइट के अंदर 8 बिट आपके प्रेजेंट होती हैं, आपको बताइए। तो मैंने हर एक को एड्रेस दे दिया ताकि मैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं। अब अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आती है कि भैया a = आपका फिर से पहली वाली 10 है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैंने 10 को कहीं स्टोर कर दिया। मान लो मैंने 10 को इस वाले में स्टोर कर दिया। फिलहाल के लिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो आपकी जो ये नंबर है ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहे हैं, कि एक नंबर 1 बाइट में फिट आ जाएगा जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा ना, क्योंकि एट द एंड ये 10 भी किस पे कन्वर्ट होगा? बाइनरी में। ओके, हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 बाइट में ये आ जाएगा।
मतलब 8 बिट के अंदर। ओके, अब बाद में मैंने लिखा b इक्वल टू क्या 20, तो 20 को मैंने यहां स्टोर करा दिया। अब मैं इनको डायरेक्ट ऐसे स्टोर कर रहा हूं ना, अब मुझे पता भी होना चाहिए भैया ए एक्चुअल में स्टोर कहां है, ए कौन से ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में, इस सेकंड वाले एड्रेस में। तो यहां पे मुझे कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, किसका, मैपिंग का, कि भैया जो ए है ये सेकंड ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, जहां पे मुझे क्या करना है, 10 को डालना है। बी जो है वो मेरे इस वाले ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मेरा 8th ब्लॉक है। तो मुझे कोई ये मैपिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि बी हमारा 8th ब्लॉक पे, हाँ, और इसको क्या है, इसकी वैल्यू 20 है। अब फ्यूचर में अगर ए की अपडेट आती है कि भैया ए को क्या बना दो, 20 बना दो, तो आपको सिंपल देखना कि भैया ए के ऊपर कौन सा एड्रेस प्रेजेंट है। ए के ऊपर ये वाला सेकंड वाला एड्रेस प्रेजेंट है, सेकंड ब्लॉक वाला। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस एड्रेस पे जाना है, सेकंड वाले एड्रेस पे गए, हाँ, इसको काट के क्या बना दो, 20 बना दो, सिंपल। सेम अगर फ्यूचर में बोलेगा भैया बी को क्या बनाना है, 25 बनाना है, बी को क्या बनाना है, 25 बनाना है, तो आप देखोगे भैया बी कहां पे प्रेजेंट है, पहले मेरी मेमोरी के अंदर, मेरी मेमोरी के अंदर वो 8th ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, बी 8th ब्लॉक के अंदर। तो मैं इस पे जाऊंगा और इसको 25 बना दूंगा, तो हो गई नहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे 25 इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया दोस्तों, इतने आसान तरीके से। तो हमने क्या कर दिया कि ये जो ए है, जो वेरिएबल है, उसको मैंने किसी एड्रेस के साथ मैप कर दिया है कि बी है, बी इस एड्रेस पे, ए इस एड्रेस पे। तो जब भी आप किसी डेटा को स्टोर करा रहे हो तो आप उसके एड्रेस को भी देखते हो कि भैया इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एड्रेस प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे भैया ये मैपिंग वाली टेबल कहां प्रेजेंट होगी, ये मैपिंग वाली टेबल कहां प्रेजेंट होगी, ये कहीं प्रेजेंट होगी क्या, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास 16 बाइट की रैम है तो मुझे टोटल कितने एड्रेस बनाने पड़ेंगे, 16 बाइट। बाइट एड्रेसेबल का मतलब है हर एक बाइट को एड्रेस मिलेगा। तो अगर मेरे पास 16 बाइट है तो मुझे कितने एड्रेस चाहिए होंगे, 16 एड्रेस, 16 तो एड्रेस चाहिए होंगे, हाँ, क्योंकि मैं हर एक बाइट को एड्रेस दे रहा हूं, ये एक बाइट है, ये एक बाइट है, तो हर एक बाइट को मैं एड्रेस दे रहा हूं। वैसे अगर आपके पास 32 बाइट है, 32 बाइट की अगर आपकी रैम है, तो आपको कितने एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, 32 एड्रेस, क्योंकि मैं हर एक बाइट को एड्रेस दे रहा हूं कि ये पहली है, ये दूसरी बाइट है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ऐसी मेरे पास 16 बाइट है, तो हर एक बाइट को मैं एक एड्रेस दे रहा हूं। ओके, अब यहां पे सवाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि इस 16 बाइट को स्टोर करने के लिए, ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे नंबरिंग में देखना है 0 1 2 3, ये भी एट द एंड किस में स्टोर होंगे, बाइनरी के अंदर स्टोर होंगे। तो मुझे कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहां पे आपको सिर्फ 4 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितनी, क्योंकि 4 बिट से मैं टोटल 2 की पावर 4, ये तो करते हैं, हाँ, 2 की पावर 4, मैं टोटल 16 एड्रेस जनरेट कर सकता हूं। तो आपको सिर्फ 4 बिट की रिक्वायरमेंट है कि पहला वाले को मैं एड्रेस दे दूंगा ये 000, अगले को 0001, अगले वाले को 0010, अगले वाले को ऐसी 0011, ऐसे ये चलता जाएगा, डैश 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 डैश, और आपके टोटल 16 एड्रेस बन जाएंगे ये इस तरीके से। क्योंकि मैं 0 1 2 3 करके थोड़ी देता हूं, मुझे एट देन बाइनरी में स्टोर तो करना सबको, हाँ, तो इस तरीके से मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि इसका मतलब 00 का मतलब ये रहा, अगला वाला कौन है, ये 1, तो इसका मतलब हमारा ये रहा कि भैया इसका जो एड्रेस है ये रहा, अगले वाले का 0010, तो उसको भी हम एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, ये लो 0010, फिर इसका 0011, इस तरीके से, क्लियर। और यहाँ पे आपको कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर 32 बाइट, अगर आपको टोटल 32 एड्रेसेस चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको 32 अलग अलग वैल्यू को जनरेट करना है, एड्रेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं ना, हाँ, तो मुझे यहाँ पे कितने बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 5 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 2 की पावर 5 करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 32 आ जाता है, तो आप टोटल 32 एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं। क्या यहां तक चमक रहा है, हाँ भैया यहां तक चमक रहा है। अब ये पॉइंट आपने बोला क्यों, ये पॉइंट बोला क्यों, और ये मैपिंग टेबल कहां होगी, देखो दोस्तों, जब आप कोड लिखते हैं ना, ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए होता है कि भैया a इक्वल टू 10, कि a के अंदर ये 10 डाल दो, ठीक है। अब ये a किस एड्रेस पे प्रेजेंट है, ये तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे कि भैया a सेकंड एड्रेस पे, पर ये मैपिंग क्या मुझे खुद डालनी पड़ेगी क्या कि भैया a इस एड्रेस पे, नहीं, कंप्यूटर बिहाइंड द सीन आपका प्रोग्राम क्या करता है मैं उसको आपको बताता हूं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बस डायरेक्ट यहां पे ये नहीं कर सकता कि भैया मुझे पता है ए यहां पे स्टोर है 20 पे, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इस वाले को कि भैया 0010 पे हमारा 10 स्टोर है, इसको रिप्लेस करके मैंने ये बना दिया कि भैया इधर एड्रेस है, इस एड्रेस पे 10 को स्टोर करो। सेम 8 के लिए 8 इस वाले एड्रेस पे, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1000, इस पे आप 20 को स्टोर कर दो, मतलब मैंने बी को ही रिप्लेस कर दिया। ये तो प्रोग्रामर को दिखाने के लिए, ए बी जो आप वेरिएबल बनाते हो ये प्रोग्रामर के लिए, लेकिन जब कोड रन होगा आपका तो भैया पहले उनके एड्रेस को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, तो उस एक हटा के उसका एड्रेस वहां पे लिख दिया जाएगा कि ये एड्रेस पे ये वैल्यू डालनी है, इस एड्रेस पे ये वैल्यू डालनी है। वैसे ही
कि अगर b इक्वल टू 25 लिखा है तो ये b नहीं होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, ये सिंपल ऐसा होगा वैल्यू, जिससे आपको पता होगा कि भैया इसका मतलब क्या है कि इसमें ये 25 डाल दो, तो आपको पता होगा 25 को मुझे इस एड्रेस से डालना है। अब आपको अलग से मैपिंग टेबल की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल इस ए को ही हटा दिया, ए बी इनके कॉन्सेप्ट को हटा दिया। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए, हम कोडर के लिए लिखने के लिए, लेकिन आप यहां पे एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? एबीसी तो उसके लिए, मैं कोड कैसे भी रन करूं मेरी मर्जी है, तो मैंने हटा दिया अपने सिस्टम से एबीसी जब कोड रन हो रहा है। ये आप खुद का सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, और ऐसे ही दोस्तों सिस्टम बिल्डअप होते हैं दोस्तों। अब बताओ स्वाद आया नहीं आया? बिहाइंड द सीन कैसे चीजें काम कर रही हैं, ये कैसे पता चलता है कि भैया इसको कहां स्टोर करना है? आपने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, वरना अगर नहीं करता तो मुझे एक अलग से मैपिंग टेबल बनानी पड़ती, जहां पे मैं लिखता भैया ए उसको हम सेकंड एड्रेस पे, बी उसको मैं इस एड्रेस पे, सी अरे ये करने की जरूरत ही क्या है, सीधा यही से प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दो कोड के अंदर ही। पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया, अब चीजें हमें क्लियरिटी दे रही हैं। अब यहां से मैं पहले चाह रहा था कि मैं आपको यहां पे पहले बताऊं कि स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले फैमिलियर करा देता हूं किसी चीज से कि ये आपकी रैम है, फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे कि स्टैक और हीप कैसे जनरेट हुए। आपके रैम के ना दो पोर्शन होते हैं, कितने? दो पोर्शन। एक होता है आपका स्टैक पार्ट और एक होता है आपका हीप वाला पार्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टैक के अंदर जब भी आप मेमोरी एलोकेशन करोगे कि मान लो मुझे कोई डेटा डालना है, तो पहला डेटा आप यहां पे डालोगे। मान लो a इक्वल टू 10 डालना है, तो a इक्वल टू 10 आपका यहां पे आएगा कि 10 को यहां पे मेमोरी मिलेगी। फिर आपको अगली वैल्यू को डालना है तो वो इसके बाद आएगी, b इक्वल टू 20 ऐसे। फिर मान लो आपको एक और डालना है, तो मान लो आपको c इक्वल टू 30 डालना है, तो उसको यहां पे मेमोरी मिलेगी। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एक के बाद एक डेटा को एलोकेट किया जा रहा है। ये देखो ऐसा क्यों हो रहा है मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ फॉर्मेट समझ जाओ कि मेरे पास अगर डेटा है ऐसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, फिर अगर अगला है तो वो यहां पे आएगा, फिर अगला है यहां पे आएगा, तो यहां पे डेटा एक के बाद एक आता है। हीप के अंदर हम कैसे स्टोर करते हैं, ये रैम का पार्ट है पूरा। हाँ, और जो मेरा स्टैक का साइज होता है ये काफी छोटा होता है दोस्त, ये केबी में होता है, और जो हीप होगा इसका साइज एमबी या जीबी में भी जा सकता है, ये बढ़ता घटता रहता है। ओके, तो अभी के लिए आप समझ लो स्टैक का जो साइज होता है टोटल वो केबी में होता है, बहुत ही छोटा होता है, शायद एमबी में चल जाए, 1-2 एमबी उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो हीप होता है इससे बहुत ही बड़ा होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेमोरी एलोकेट रहती है। ओके, मान लो यहाँ पे 200 एमबी है, 300 एमबी है, 400 एमबी है, कितनी भी हो सकती है। ओके, अब हीप के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है? अगर आपको हीप के अंदर कोई डेटा स्टोर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो मुझे रोहित को स्टोर करना है, स्ट्रिंग को, रोहित को, तो हम इसको यहां पे स्टोर कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा t इक्वल टू रोहित, ये मैंने लिखा, तो इस रोहित को मैं यहां हीप के अंदर स्टोर करा सकता हूं। कहां पे? हीप के अंदर मैं इसको स्टोर करा सकता हूं, ये स्टोर है। हाँ, और मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि इसका जो एड्रेस होगा कि भैया ये हीप के अंदर कहां प्रेजेंट है, उसके एड्रेस को मैं यहां पे स्टोर करा सकता हूं कि भैया ये डी यहां कहां स्टोर है, उसका एड्रेस को ये इसको पॉइंट करेगा। इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है कि स्टैक के अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करा सकता हूं। हाँ, ये जैसे 30 यहां पे है, 20 है, 10 है, इवन मैं एड्रेसेस भी स्टोर करा सकता हूं कि भैया मैंने एक्चुअल में उस डेटा को तो हीप के अंदर डाला है, लेकिन उसके एड्रेस को हमने स्टैक के अंदर स्टोर कर रखा है। क्लियर है? हाँ, तो अगर फ्यूचर में अगर आपको दिखे ऐसे करके कि a इक्वल टू 10 ऐसे, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30 और d इक्वल टू रोहित, तो ये कैसे स्टोर हो रखे? पहले मुझे देखना भैया a कहां पे, a मान लो इस वाली लोकेशन पे, तो मान लो ये वाली जो लोकेशन है उसका एड्रेस ये रहा 0000। अगली वाली का जो लोकेशन है मान लो, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 001। अगली वाला जो c है स्टैक के अंदर 0010, क्योंकि एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, 0011 ऐसे करके। तो मुझे पता है ये एट द एंड कैसे स्टोर होंगे, a रिप्लेस हो जाएगा इससे, a रिप्लेस हो जाएगा इससे, b रिप्लेस किससे होगा, ये जो आपका यहां पे आएगा कि 0001, ये लीजिए, हमें पता है ना कहां पे वो स्टोर है। फिर अगला अगला यहां पे आ जाएगा कि c कहां पे स्टोर है मेरा, 0010 पे, और d कहां पे स्टोर है, डायरेक्ट मेरे कोड के अंदर ही चेंज होंगे 0011, इस तरीके से मान लो। तो मुझे क्या देखना है कि 000 एड्रेस के अंदर ये 10 रखा गया है, तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस पे जाऊंगा, 10 को देख सकता हूं। मुझे अगर 20 को देखना है तो भैया 20 कहां पे रखा है, इस एड्रेस पर रखा, b क्योंकि उससे रिप्लेस होगा, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। पर d को कैसे एक्सेस करेंगे? d ने बोला कि भैया मैं इस एड्रेस पर रखा हूं 0011, वो 0011 पे गया, उसने देखा यार यहाँ पे तो डेटा ही नहीं है,
यहाँ पे तो डेटा ही नहीं है, ये तो कह रहा है कि आपको कहीं और जाना है। तो हाँ, तो उसके बाद मैं इस एड्रेस को फॉलो करते हुए यहाँ जाऊंगा, फिर जाके अपने एक्चुअल डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप होता है। पहले आप यहाँ पे जाओगे स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर गए, वो कह रहा है एक बार और आपको जाना है। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है ना, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे इसको मेमोरी मिली होगी, मान लो इस लोकेशन में मिली है, तो यहाँ पे आपके एड्रेस स्टोर होगा ऐसे करके 1111 यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ से गए, भैया डी कहाँ पे, आपने डी को देखा कि भैया डी के अंदर क्या डाल दो, रोहित डाल दो। तो आपने अगर फ्यूचर में अगर आपको एक्सेस करना हो कि मुझे डी को एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप 2 स्टेप पे यहाँ पे जाते हो। ये काम होता है कि हीप के अंदर मैं जो भी डेटा डालूंगा उसके एड्रेसेस को मुझे यहां पे स्टोर करना पड़ेगा। और ये वाला एड्रेस किसका है, ये डी, कि भैया ये डी एक्चुअल में मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है, ये डी वेरिएबल, ये सी वेरिएबल कहां पे प्रेजेंट है, ये बी वेरिएबल मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है। तो ये स्टैक को पॉइंट कर रहे हैं और उसके बाद ये आपके डेटा वगैरह प्रेजेंट रहे। तो यहां से हमें अब 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि जब भी हीप के अंदर मेमोरी एलोकेशन होगा, उसके एड्रेस को मैं स्टैक के अंदर स्टोर करूंगा, और जब स्टैक के अंदर डेटा स्टोर होगा तो उसको मैं डेटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूं। हीप के पास 2 स्टेप प्रोसेस होती है। अब आप बोलेंगे भैया ये स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों एग्जिस्टेंस में, ये भी तो गोल है। चलो मैं आपको ही बताता हूं। मान लो आपको डेटा को स्टोर करना है अपनी रैम के अंदर, आप खुद डिस्कवर कर लोगे। मैंने बोला आपकी जो रैम है, इसी को उठा लेते हैं, इसको रिमूव पेस्ट, चलिए। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूं आपको ना इस रैम के अंदर डेटा डालना है। इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूं, हट जाओ भाई, हट जाओ। ओके, मैं आपको बोल रहा हूं आप सिस्टम डिजाइनर हो, A = 10, B = 20। मैं आपको कह रहा हूं आपको इस डेटा को स्टोर कराना है रैम के अंदर। ओके, हाँ, आप कहां पे कराओगे, आप कहां से डेटा डालना स्टार्ट करोगे, रैम के अंदर। ये आपको बनाना है ये सिस्टम, ये मत सोचो कि प्रोग्राम ने बना रहा है, आपको बनाना है, आपको रूल डिफाइन करना है, खुद से बनाने रूल कि जब A = 10 आएगा तो इसको मेमोरी कहां पे मिलेगी। तो भैया एक तरीका तो ये है कि भैया मैं एक सिंपल स्ट्रेटजी, मैं स्टार्टिंग से आऊंगा, अभी इनिशियली तो रैम खाली है, तो पहले को मैं यहां पे डाल दूंगा 10 को, ठीक है। अगला मुझे B = 20 दिखा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है वहां पे मैं 20 को डाल दूंगा, ये तो करूंगा। हाँ, अब मान लो अगर मेरे पास एक और वेरिएबल है C 30, तो 30 को मैं अगले वाले पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल स्ट्रेटजी बना दी कि अब अगला एलिमेंट आएगा तो उसको मैं यहाँ डालूंगा, अगला आएगा उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मान लो अगर अगला एलिमेंट आया मेरे पास, उसको स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, अगला उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। सिंपल स्ट्रेटजी कि अगर अगला एलिमेंट आएगा तो मैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल रूल डिफाइन कर दिया कि भैया मेरे पास रैम है, तो मैं सिंपल रूल ये कर रहा हूँ कि मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर कोई फीचर में आता है तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेरे पास रैम खाली है, अरे मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी कराऊं कि इसमें मुझे जहां स्पेस दिख गया वहां मैं एलोकेट करा दूंगा। यहां पे तो हमने रूल बना दिया था ना कि अगला भी यहीं पे आएगा, वो अब अगला उसके बाद वाले पे ही आएगा। यहां पे मैंने बोला जहां पे मुझे मेमोरी खाली दिख गई वहां पे मैं मेमोरी दे दूंगा, वहां पे मैं उसको स्टोर करा दूंगा। तो मान लो यहां पे इतना बड़ा है, मेरे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने देखा, मैंने कहा चलो 10 तुम यहां स्टोर हो जाओ, 20 तुम यहां स्टोर हो जाओ, ऐसे करके जहां मुझे ब्लॉक खाली दिख रहा है, जहां दिख रहा है, भैया यहां स्टार्टिंग में भी दिख रहा है, यहां पे भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है कि जहां मुझे दिख रहा है वहीं। यही तो है स्टैक और हीप, और यही कॉन्सेप्ट को हम स्टैक कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं हीप, कि जहां हमें स्पेस खाली दिखेगा वहां मेरी मर्जी है मेरे ऊपर कि मुझे जहां मर्जी वहां एलोकेट कराऊं, जहां पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये 20 यहां पे स्टोर हो सकता है वहां पे करा दो। ये स्टैक हो गया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि स्टैक भी तो ऐसी ग्रो होता है कि अगर हमने स्टैक को देखा होता, स्टैक को आप बोलोगे यार भैया स्टैक तो ऐसे करके लिख रहा था कि A = 10, फिर B = 20, ऐसे करके कि A = 10 यहां पे आएगा, हाँ, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, कि अगला उसके ऊपर आएगा 20। अरे वहां पे भी तो आप यही कर रहे थे कि भैया पहला एलिमेंट यहां पे आ गया, अगला 20 में इसके ऊपर लिखूंगा। स्टैक के अंदर तो मैं ऐसा कर रहा था, तो यहां पे भी तो एक के बाद एक कर रहे हो कि अगला, अब अगला इसके ऊपर आएगा, अगला इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आने का मतलब इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, ऐसे करके स्टैक में यही तो कह रहे थे। तो यहां पे यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। ये मत सोचना कि मेमोरी के अंदर ऐसे करके रो कॉलम बने हुए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और या फिर आप ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ रो और कॉलम बने हैं कि ऐसे करके ग्रो हो रहा है, ये सब दिखाने का तरीका है कि अगला इसके बाद आएगा। ये तो स्टैक कहता है कि भैया अगला मेरे ऊपर आएगा, अगर नया एलिमेंट डालना है उसको मेरे ऊपर डालना, कि आपने लास्ट एंट्री यहां पे करी थी, अगला यहां पे आएगा,
फिर उसके बाद अगर डालना अगला उसके ऊपर आएगा। तो ये स्टैक का कॉन्सेप्ट हो गया। और हीप का जहां पे स्पेस खाली दिख गया, सिंपल। ओके, अब आप बोलोगे भैया जो आपका सवाल होना चाहिए, जो जेन्युइन सवाल ये होना चाहिए, हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों मैं सिर्फ स्टैक का इस्तेमाल ना करूं? क्यों मैं हीप के कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं? क्यों जा रहा हूं मैं हीप के कॉन्सेप्ट में? बताओ। यहां पे मैं हीप के कॉन्सेप्ट पे गए क्यों? मान लो मैं फ्यूचर में आता हूं, मैंने कहा ये जो बी है ना, बी, इसको बना दो आप, क्या लिखाऊं? सन। बी के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दो जिसका नाम है सन। अभी भूल जाओ जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं, सिंपल कह रहा हूं। क्या ये सन फिर ये वही करेगा कि ये भाई किस मेमोरी एड्रेस पे? 000, अगला वाला 0010। ओके, मैं कह रहा हूं कि भैया इस लोकेशन पे जाओ, वहां पे सन लिख दो। क्या मैं इस लोकेशन में जाके 20 को सन लिख सकता हूं? आप देखो यहां पे 1 ही बाइट है, 1 ही बाइट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां पे अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एक नंबर सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है। लेकिन यहां पे जो ये सन है, यहां पे 3 कैरेक्टर हैं और हर एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट मेमोरी ले रहा है। तो टोटल आपको 3 बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको स्टोर कराने के लिए, पड़ेगी ना? क्योंकि एस को जब मैं आस्के टेबल में देखूंगा, ये देखो अगर आप एस को देखते हो यहां पे, ये आस्के टेबल आपकी, हाँ यस, ये तो आपको उसको इस तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। ये उसके बिट के उस फॉर्म में हो गई, तो ये टोटल आपकी 1 बाइट हो गई। 1 बाइट ये ओ के लिए भी, 1 बाइट ये और एन के लिए भी 1 बाइट ये। तो टोटल आपके पास 3 बाइट है, टोटल 3 बाइट है। इन 3 बाइट को मुझे स्टोर करना है। क्या आप यहां पे उसको रिप्लेस कर सकते हो कि 20 को रिप्लेस करके मैंने वहां पे सन लिख दिया? क्योंकि स्पेस तो वही है ना, उतना ही है। और अगर मैं डालने की कोशिश करता हूं कि एस तो आ जाएगा, ओ एन कहां जाएगा? ओ और एन कहां जाएगा? वो तो अगर यहां पे डालूंगा तो ओवरराइड हो जाएगा। ये तो नहीं कर सकता। हाँ भैया, ये तो नहीं कर सकता। और स्टैक का एक और रूल है कि भैया जब आपको क्या करना है, ये रिप्लेस करना है, तो ये रिप्लेस कहां होगा? यहां पे होगा, एस ओ एन। कि अगला अगर आपको डेटा डालना है, यहां पे तो आ नहीं सकता, तो अगला डेटा आप यहीं पे डाल पाओगे, एस ओ एन को। यहां पे तो आना उसको वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करा, एस को आपने यहां डाल दिया, ओ को आपने इसमें डाल दिया, एन को आपने यहां पे डाल दिया। इस तरीके से आपने इसको करा। हाँ भैया, और ये 20 को आप डिलीट भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको मेमोरी से डिलीट करते हो, भैया उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा, अब 20 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आपको इन डेटा को, ये स्पेस खाली हो गया, ये स्पेस अब यूज भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप अगला नंबर डालोगे उसको आप यहीं पे डालोगे, उसके बाद अगर आप अगला नंबर डालोगे उसको आप यहीं पे डालोगे, यहां पे नहीं डाल सकते। क्योंकि आपने रूल डिफाइन करें कि मैं एक के बाद एक के बाद एक डेटा को स्टोर करूंगा, कि अगला डेटा आएगा जो मैंने लास्ट फिलअप करा था उसके बाद ही डेटा आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मैंने लास्ट में इनपुट डाला उसके बाद ही अगला एलिमेंट आएगा। तो लास्ट इंसर्शन आपने यहां पे करा, तो अगला यहीं पे आना चाहिए। अच्छा भैया एक काम करूंगा ना, सबको एक एक प्लेस शिफ्ट कर दूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इनको भी। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मैंने डिलीट भी कर दिया, सबको एक एक स्पेस खिसका दिया। क्या ये एफिशिएंट सॉल्यूशन है? खुद से सवाल पूछो, क्या ये एफिशिएंट सॉल्यूशन है जो अभी आपने ये आंसर दिया? नहीं भैया। क्यों? एक तो आपको पूरे डेटा को एक एक करके पीछे लेके जाना पड़ रहा है, इसमें टाइम भी तो लगेगा, चीजों को फास्ट भी तो बनाना है। हाँ, तो अगर मैं डेटा को ये एक एक करके पीछे करता हूं, एक एक करके, तो भैया ये इसमें क्या होगा, अपडेट होंगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हाँ, और क्या दिक्कत आएगी? और दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे जो ये बी है, इनके एड्रेस को मुझे चेंज करने पड़ेंगे, कि भैया अब जो बी है उसका एड्रेस अब चेंज हो चुका है। मान लो ये 4th वाला है, अगर मैं बोलता हूं ये 4th वाला उसका एड्रेस बन चुका है, ये 0 1 2 3 4, यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैंने सन लिख दिया। अब जितनी जगह आपके बी प्रेजेंट होगा कोड में, मान लो आपके बी जो ये वेरिएबल है आपने इसको 50 जगह इस्तेमाल कर रखा है, आपने जो बी है इसको आपने 50 जगह इस्तेमाल कर रखा है कोड के अंदर, कहीं पे आपने console.log बी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस वाली बी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, कि भैया यहां पे भी क्या था, बी था, तो इसका अब नया एड्रेस ये रहा। अगर वो 50 जगह लिखा हुआ है कोड में, तो 50 जगह उस एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, कि भैया अगर आपको बी के पास जाना तो अब आपको नए इस वाले एड्रेस से जाना है। ये मेजर दिक्कत है या नहीं है? हाँ, तो यहां पे हमें स्टैक के अंदर अब दिक्कत नजर आ रही है, एक के बाद एक स्टोर तो कर रहा है, लेकिन भैया यार यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपके पास मान लो अगर मैं बोलूं ए को 30 बना दो, ए को 30 बना दो, तो यहाँ पे मेरे लिए काम आसान है, क्या यहाँ पे मैं 30 उसको बना सकता हूँ, क्योंकि उस 30 को भी 1 बाइट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको चेंज करके मैं 30 बना सकता हूँ। इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना ही आपका एड्रेस चेंज हुए, वो वहीं पे अपडेट हो गया। लेकिन बी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब हमारा पहला 20 जहां पे था वहां पे 3 बाइट नहीं आ सकती, तो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, उसको आपको आगे ही इंसर्ट कराना पड़ेगा और पुराने वाले को हटाना पड़ेगा, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो स्टैक वाली प्रॉब्लम हमने देख ली। सेम प्रॉब्लम आपको हीप के अंदर भी आने वाली है। किसके अंदर? हीप के अंदर भी, कि अगर मैं इक्वल टू 10 बोलूं और बी इक्वल टू 20 बोलूं, ओके ठीक,
अब कुछ देर बाद मैंने यहां पे बोला कि भैया ये जो यहां पे मैंने मान लो कुछ और एलिमेंट भी डाल रखे हैं, मान लो यहां पे मैंने 30 डाल रखा है। कुछ देर बाद मैंने फिर यहां पे कह दिया कि भैया बी को बना दो आप क्या, रोहित। बी को आप क्या बना दो, रोहित बना दो। अब क्या अगर मैं इसको बी बोल रहा हूं तो क्या यहां पे रोहित आ सकता है, क्योंकि आर तो आ जाएगा, ओ एच आई टी कहां जाएगा, ओ एच आई टी कहां जाएगा। तो हीप के अंदर पहले आप स्पेस ढूंढोगे कि ये इन 5 कैरेक्टर को मैं कहां पे लिख सकता हूं। तो ये 5 कैरेक्टर हैं, तो आपने देखा यहां से स्पेस अवेलेबल है 1 2 3 4 5। तो मान लो पहले इनका जो एड्रेस मैं लिख देता हूं, ए इस एड्रेस पे था तो ये हमारा 5th ब्लॉक हो गया 0101। बी वाला हमारा इस वाले पे था 8th ब्लॉक 1000। देखो मैंने देखा भैया बी को अब क्या बनाना है, रोहित को। तो हम इस वाले एड्रेस पे गया, हाँ मैंने देखा यार यहाँ पे तो स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अब स्पेस ढूंढने की कोशिश करी। मैंने देखा ये यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 5 1 2 3 4 5, क्योंकि उसे 5 की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला रोहित को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर यहाँ पे डाल दो, ओ यहाँ पे डाल दो, एच यहाँ पे, आई यहाँ पे, और इसको टी को यहाँ पे, और इसको अब हटा दो। कहानी खत्म हो गई। और अब उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, बी की कहां आ चुकी है, यहां पे आ चुकी है। अब इससे क्या होगा कि मैंने देखा भैया ये कौन सा ब्लॉक है, ये 10th ब्लॉक है, तो मुझे अब जहां जहां पे बी होगा सबको चेंज करके ये करना पड़ेगा, एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है वो इस तरीके से स्टोर होंगे कि 0101 इक्वल टू आपका कितना है, इक्वल टू 10 है। तो पूरे कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आपकी सेम दिक्कत आ रही है, यहां पर भी दिक्कत आ रही है, यहां पर भी दिक्कत आ रही है। अब स्टैक की दिक्कत को मैं कैसे सुधार सकता हूं। स्टैक हमारे लिए मेजॉरिटी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम दोनों में ही है। अगर मेरी लोकेशन चेंज होती है तो भैया एड्रेस चेंज होंगे, और अगर एड्रेस चेंज होंगे तो मुझे अपने कोड में अपडेट करना पड़ेगा, दोनों में दिक्कत है। अब स्टैक में अगर हम एक चीज नोटिस करें, जो मेरे पास फिक्स्ड साइज के डेटा है, जो फिक्स्ड साइज का है, जो फिक्स्ड साइज का है, उसको मैं स्टैक के अंदर डाल सकता हूं। क्यों भैया फिक्स्ड साइज के डेटा को स्टैक के अंदर क्यों? देखो अगर मैं फ्यूचर में बोलता हूं कि भैया मान लो ये सी है, इसको मुझे मान लो 50 बनाना है, तो मुझे पता है कि 50 भी क्या लेगा, 1 बाइट ही लेगा, तो उसको मैं यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो 50 भी 1 बाइट ही लेगा। हाँ लेकिन दिक्कत यहां पे कब आ रही है कि जब मैं ऐसे डेटा को स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूं जिसका साइज फिक्स्ड नहीं है, कभी वो 2 बाइट ले रहा है, कभी 3, कभी 5, कभी 10, कभी 25, कभी 30 बाइट। वो कौन होते हैं, वो होती है हमारी स्ट्रिंग। वो कौन होती है, वो हमारी स्ट्रिंग होती है दोस्तों। ये स्ट्रिंग जिनका साइज फिक्स नहीं है, कभी 2 हो जा रही है, कभी 4, कभी 10। तो हम यहां पे सिंपल जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बताऊं मैं आपको क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकता हूं। मान लो मुझे इसके अंदर, मान लो अज्यूम कर लो मैं इसको हटा देता हूं, और फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो मैंने एक डेटा है जो मुझे इसके अंदर स्टोर करना है कि एफ इक्वल टू मुझे मोहन को स्टोर करना है। तो यहां पे देखो मैं क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूं। मुझे पता है यार एफ इक्वल टू मोहन है, हाँ इसको अगर मैं डायरेक्ट हीप के अंदर स्टोर कराता हूं, डायरेक्ट हीप के अंदर स्टोर कराया, और हीप के एड्रेस को मैंने मार्क कर दिया, जैसे कि भैया मैंने मोहन को यहां पे डाला कि यहां से MOHAN, हाँ, या फिर मोहन की जगह में छोटा सा कुछ ले लेते हैं, एमओ ले लेते हैं, एमओ ले लेते हैं। ओके एमओ को मुझे स्टोर कराना है, तो मैंने यहां पे स्पेस देखा कि भैया एमओ को मैं यहां पे स्पेस दे सकता हूं, एम, हाँ, और ओ को मैं यहां पे दे देता हूं। ओके और मैं लिख दूंगा कि भैया एफ आपका जो नया एड्रेस है वो यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे। तो ये कौन सा ब्लॉक है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक है। तो मैंने आपके एड्रेस को यहां पे लिख दिया, जो भी 6 ब्लॉक का एड्रेस आएगा 0 1 1 0, ये लीजिए। ओके अब मान लो कुछ देर के बाद मैंने इसको अपडेट करके मोहित बना दिया, या MOH बना दिया, MOHI मोही बना दिया। क्या वो मोही यहां पे आ पाएगा, MO भैया यहां पे आ पाएगा, क्योंकि 3 ही बाइट है। अब मुझे कितनी बाइट की रिक्वायरमेंट है, मुझे 4 बाइट की रिक्वायरमेंट है, नहीं आ पाएगा। तो उसको यहां पे स्पेस ढूंढना पड़ेगा। उसको दिख रहा है यहां पे यहां पे यहां पे 4 बाइट है, तो क्या बोलेगा भैया एम को यहां पे डाल दो, आप अपने ओ को यहां डाल दो, आप अपने एच को यहां डाल दो, और आप अपने आई को यहां डाल दो। सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इसको हटा देता हूं, पर दिक्कत वही है कि अब एफ के एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। एफ के एड्रेस को बोलना पड़ेगा भैया आप अपने एड्रेस को ये कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट वाले ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले से 0 वाले ब्लॉक से। अब एफ अगर मेरे कोड में 500 जगह प्रेजेंट है, तो भैया वो काम मुझे 500 जगह करना पड़ेगा, 500 जगह वो चेंजेस। तो इसके बदले मैं क्या कर सकता हूं, ये जो एफ है इस वेरिएबल को मैं स्टैक के अंदर स्टोर कराता हूं कि भैया जो एफ है, मैंने सबसे पहले क्या करा, अगर मुझे इस मोहित को स्टोर कराना पड़ता, मान लो मुझे MOHI को ही स्टोर कराना है, चलो पहले बोलते हैं MOH को स्टोर कराना है, तो मैं इस स्ट्रेटजी से कैसे इसको सॉल्व करूंगा। एम आप भी हट जाओ, ये भी हट जाओ, ये भी हट जाओ, और ये भी हट जाओ। मैंने सबसे पहले बोला इस डेटा को यहीं स्टोर कराओ, एम को भी और ओ को भी,
दोनों डेटा को यहीं स्टोर कराओ। ओके, एमओ यहां स्टोर हो गया। हाँ, इसका जो एड्रेस है इसको आप स्टैक के अंदर स्टोर कराओ। इसका एड्रेस क्या है कि भैया ये 6th ब्लॉक है, तो मैंने इसके एड्रेस को यहां स्टोर करा दिया कि भैया ये 0 0 0 1 0 0 कि भैया ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है ये इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अब ये वाला जो है, क्योंकि जो आपका एड्रेस होता है वो फिक्स्ड साइज का होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड साइज का होता है। अब ये ब्लॉक कहां प्रेजेंट है, ये हमारा 4th ब्लॉक में, तो भैया इसको मैं चेंज करके बना सकता हूं कि भैया एफ आप ये हो जाओ, एफ का जो लोकेशन है वो आपका ये रहा 0 1 0 0, 4th ब्लॉक है जो आपका लोकेशन है। ये 6 मैंने गलत लिख दिया, 6 आपका ये होगा, ये कि ये वाले लोकेशन इसको पॉइंट कर रहा है, और ये एफ कहां मेमोरी में प्रेजेंट है, वो मेरे स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। तो एफ को मैंने बोला कि भैया अगर आपको मोहित को एमओ को एक्सेस करना है तो आप कैसे करके करोगे। एफ को बोला मैंने पहले आप इस लोकेशन में जाओ, तो आप इस लोकेशन में आ गए, 4th वाली पे, 4th ब्लॉक पे, स्टैक के। स्टैक से आपने बोला आप एक और स्टेप जाओ, इससे मैं यहां पहुंच गया। कितना आसान है, बस 2 स्टेप। अब अगर फ्यूचर में मुझे अगर अपडेट करना होता कि एमओ को मुझे बनाना है मोहित, तो मैं क्या कर सकता था, मुझे पता कि भैया मुझे इसको मोहित बनाना है, तो सबसे पहले मैं इस पे जाऊंगा 0 1 0 0। हाँ, यहां से मैं हीप के अंदर आया, मैंने देखा यार यहाँ पे तो 3 ही बाइट अवेलेबल है, वो तो आ नहीं पाएगा, तो मैंने क्या करा, भैया इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, यहाँ पे 5 स्पेस अवेलेबल है, 3 4 5, तो एम यहां पे आ जाएगा, ओ यहां पे आ जाएगा, एच यहां पे आ जाएगा, आई यहां पे आ जाएगा, और मेरा टी यहां पे आ जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिला, अब मैं सिर्फ इसी के एड्रेस पे चेंज करूंगा, सिर्फ इसके, कि भैया मुझे पता है मोहित 0 वाले से स्टार्ट है, तो मैं सिर्फ यहां पे लिख दूंगा कि भैया आप स्टार्ट है इस वाले से, और आप अब पॉइंट करोगे इसको, ये वाला इसको पॉइंट करेगा। अब आपके इस कोड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये एफ की लोकेशन अभी भी वही है। ये देखो, अगर 100 जगह भी लिखा है तो उनके एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो 0 1 0 0 अभी वो इसी को पॉइंट कर रहा है। बस यहाँ पे 2 स्टेप इंक्लूड हो गए कि पहले आपको स्टैक के अंदर जाना है और फिर आपको हीप के अंदर जाना है। तो यहां से हमें क्या सीख मिली कि जिनका साइज फिक्स होगा, जो नंबर है उनको हम स्टैक के अंदर स्टोर कराएंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर नंबर बाद में अपडेट होकर नंबर ही बनता है तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को स्टैक के अंदर स्टोर कराता हूं तो दिक्कत यह आएगी कि भैया वो बाद में अगर अपडेट हुआ तो उसे शायद ज्यादा साइज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसकी लोकेशन को मुझे चेंज करना पड़ सकता है, और अगर उसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा तो मुझे अपने जो ये एफ वगैरह जितने भी अपडेटेड हैं इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपका डायनेमिक डेटा है उसको मैं हीप के अंदर डाल रहा हूं, और जो आपका स्टैटिक डेटा है उसको मैं यहां डाल रहा हूं। तो डायनेमिक डेटा जो है उसके एड्रेस को मैं स्टैक के अंदर स्टोर कर रहा हूं, सिंपल। ये देखो अब आपको ये सेंस बनाएगा कि यहां पे मैंने क्या करा कि भैया ये जो रोहित है ROHIT, ये कैसा डेटा है, ये डायनेमिक डेटा है, मतलब जिसका साइज बढ़ और घट सकता है, और इसके एड्रेस को मैंने यहां स्टोर कराया, यहां पे ये देखो। और डी को मैंने इस तरीके से मार्क डाउन कर रखा था कि भैया जब भी आपके जो भी वेरिएबल क्रिएट होंगे, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सारे वेरिएबल को स्टैक के अंदर ही मेमोरी मिलेगी। और अगर वो आपके नंबर हैं, आप पे अगर नंबर हैं तो उनको मैं स्टैक के अंदर ही डाल दूंगा। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग है, डायनेमिक डेटा है, तो उनको मैं हीप के अंदर स्टोर कराऊंगा और उनके एड्रेसेस को मैं स्टैक के अंदर स्टोर कराऊंगा। ये था उसके पीछे का लॉजिक। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अच्छे अच्छे लोगों से पूछ लेना, अच्छे अच्छे लोगों से, कि भैया मुझे यहां पे एड्रेस स्टोर कराने की जरूरत ही क्यों है। अच्छे अच्छे नहीं बता सकते, उनका आंसर पता क्या होगा कि ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊं। उनसे यह सवाल पूछना कि भैया ये जो डी है यही उसके एड्रेस को स्टोर कर लेता जहां पे ये स्टोर था, ये वाला। पूछो ना उन्हें, पूछो कि भाई डी एक्चुअल में तो यहां स्टोर है ना, हाँ ये क्यों नहीं करा मैंने। जैसे ए है, बी है, सी है, ये ए बी सी है मेरे पास, तो ए का एड्रेस ये था, बी का ये था, सी का ये था, तो यहां भी मैं डी का जहां पे ये एक्चुअल डेटा वहां उसी का एड्रेस लिख देता। क्यों मैंने इसको 2 स्टेप पे लेके गया, क्यों लेके, पूछो उन बच्चों से, भाई उनको होश ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है। ऐसे सोचा जाता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया रेफरेंस स्टोर करा दिया मैं उसको एक्सेस कर पाऊं। अरे मैं एक्सेस तो यहां से भी कर पा रहा था ना, आप इन 30 20 10 को कैसे एक्सेस कर रहे थे जो आपके स्टैक के अंदर आते हैं, जो आपके स्टैक के अंदर उनको आप सवाल करना कि आप 30 20 10 को कैसे एक्सेस करते हो। भैया मैं उनको डायरेक्ट वैल्यू से कर दूं। अरे वैल्यू से कैसे करोगे, उस वैल्यू पे जाने के लिए भी तो आपको एड्रेस चाहिए होंगे। अगर आपको 10 20 30 को एक्सेस भी करना है तो उसके लिए भी तो मुझे एड्रेस चाहिए होंगे। हाँ, तो वो एड्रेस आपके ये रहे कि सी का एड्रेस ये है, बी का ये है, ये है। तो सेम अगर मुझे रोहित को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट एड्रेस यही लिख देता। दिक्कत क्या आ रही थी, अभी हमने देखा कि हमें क्या प्रॉब्लम उससे आ रही थी कि अगर इसका एड्रेस चेंज होता है तो मुझे जहां जहां मेरा पूरा डी होगा उन जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। अब मुझे पता है यहां पे ये मेरा स्टैटिक डेटा है जिनका साइज फिक्स्ड है, तो अगर फ्यूचर में अगर मुझे इस 30 को अपडेट करना भी हो, 70 भी करना हो, तो यहां इस कोड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये जो है ये एड्रेस वहीं का वहीं रहेगा,
ये वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ यहां पे चेंज हुआ है। ये था फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल। अब आपने जो चीज आज सीखी, क्या सीखी? सिंपल, कि जो मेरा डायनेमिक डेटा होगा वो यहां स्टोर होगा। कहां पे? यहां पे स्टोर होगा, जो भी डायनेमिक डेटा होगा। तो आपका डायनेमिक डेटा कौन कौन से होते हैं? मेरा स्ट्रिंग हो गया, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, कि ऑब्जेक्ट आपके घटते बढ़ते रहते हैं। एरे हो गया, कि एरे के अंदर मैं एलिमेंट को पुश कर रहा हूं, पॉप कर रहा हूं। हाँ, तो एरे अगर आपको एलोकेट कराना है, मान लो आपने 5 साइज का एरे बनाया, तो वो एरे को यहां मिल गया लोकेशन। उसके बाद कुछ देर बाद आपने उसके साथ 10 एलिमेंट डालने की कोशिश करी, स्पेस ही अवेलेबल नहीं था, तो पहले पूरे हीप में ढूंढेगा कि उसके लिए स्पेस कहां अवेलेबल है। उसने देखा यहां अवेलेबल है, तो उन सारे एलिमेंट को यहां स्टोर करा जाएगा और इसके एड्रेस को यहां पे स्टोर किया जाएगा, और वो इस तरीके से लिंक्ड होता है। ये था दोस्तों कि इंटरनल में कैसे घुसा जाता है, ये मैंने आज आपको सिखाया। सवाल, राइट सवाल कैसे पूछे जाते हैं। कभी ये मत बोलो कि वेरिएबल से मैंने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। अरे वो डायरेक्ट एक्सेस हुआ कैसे, बिहाइंड द सीन चीजें काम कैसे करी। अगर आप किसी वेरिएबल को a = 10, तो मैं a की हेल्प से 10 को एक्सेस कर कैसे पा रहा हूं? ये सवाल कोई पूछता ही नहीं है भाई, वैल्यू से कर दे रहा हूं सीधा एक्सेस। अरे उस वैल्यू पे पहुंच कैसे रहो, प्रॉब्लम तो वही थी ना हमारे पास। हाँ, किस वैल्यू से एक्सेस कर दे रहा हूं किसी डेटा को, ये 2025। अरे इनके पास पहुंचने के लिए भी तो मुझे चाहिए होगा कि a = 10 है, b = 20 है। हाँ, तो इस 10 को एक्सेस कैसे करूंगा, उसके लिए भी तो एड्रेस चाहिए होंगे। हाँ, तो ये नहीं होता, ये भूल जाओ कि भैया आपके एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया तो आप एक्सेस कर ही लोगे। बिहाइंड द सीन ये काम होता है, ये काम। और आज आपको स्टैक और हीप का जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी भी आ चुकी है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, और इससे आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी हेल्प होगी, सोचने का तरीका पता चलेगा। और जो कंटेंट अब मैं डिलीवर करने वाला हूं उससे आपका दिमाग ब्लो अप होने वाला है दोस्तों। प्लीज जो भी मैं कह रहा हूं उसके अच्छे से पॉइंटर बनाना, सेंस बनाना। मे भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत हैवी हो गया होगा, इसको रिपीट में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसके बाद आपको किसी और लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बताता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो 32 बिट का ओएस है, 32 बिट का। हाँ, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 32 बिट का है, सुना है? हाँ, या फिर आपने सुना होगा कि मेरा जो ओएस है वो 64 बिट का है। कितने बच्चों ने सुना है? हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको रिसर्च करना है कि इसका मीनिंग क्या है। प्लीज थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड पे। ओके, अब जो मेरा 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो एड्रेस होते हैं, एड्रेस उसका साइज फिक्स होता है। वो कितने साइज का होता है? वो होता है हमारे 32 बाइट, सॉरी 4 बाइट का, 4 बाइट का। और अगर मेरा 64 बिट का सिस्टम है तो उसमें जो एड्रेस का साइज होगा वो होता है हमारा कितना, 8 बाइट का। कि जितने भी आप एड्रेसेस देंगे उनका साइज फिक्स है। वो कितना होगा? अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो उसमें एड्रेस का साइज 8 बाइट होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है उसमें एड्रेस का साइज फिक्स है, जो कि है 4 बाइट। 4 बाइट बोलने का मतलब क्या है? उसका मतलब है हमारे 32 बिट। ओके, ये क्लियर है कि आपके एड्रेस का साइज इतना होने वाला है। भैया एड्रेस का साइज का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी ऊपर देखा था ना दोस्तों, ये वाला कहां गया वो कॉन्सेप्ट हमारा, ये कि यहां पे हम इनको एड्रेस दे रहे थे। तो इसको मैं क्या, कितने बिट का एड्रेस दे रहा? 4 बिट का। ये देखो 4 4 4 4, तो ये 4 बिट के एड्रेस थे। सारे एड्रेस का साइज फिक्स है कि सारे एड्रेस का साइज 4 4 4 4 4 होगा। देख लो कि मैं जो, अगर ये पहले वाले को इंडिकेट करना है, डायरेक्ट करना है, तो इसमें 4 जीरो, फिर ये 0001, फिर ये 0010, इस तरीके से। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि यहां पे एड्रेस का साइज 4 है। वैसे ही नीचे जो सिस्टम में बिल्ड कर रहा हूं कि हमारे उसमें एक्चुअल में तो रैम तो बहुत ज्यादा होती है ना, रैम तो बहुत ज्यादा होती है ना। हाँ, तो ऐसे ही हमारे इसमें 32 बिट होगा। कितना? 32 बिट, कि आपका जो एड्रेस का साइज होगा वो 32 बिट होगा। और अगर मैं इसको 2 की पावर 32 करूं तो मैं टोटल 4 जीबी की रैम को इजीली हैंडल कर सकता हूं। और अगर मेरे पास 8 बाइट का है तो 8 बाइट का मतलब कितना होता है? आपके टोटल 64 बिट होते हैं। हाँ, और 64 का बिट का मतलब कि 4 जीबी से ऊपर जो भी रैम है, 8 जीबी है, 16 जीबी है, 32 जीबी है, वहां पे आप इससे हैंडल कर सकते हैं आराम से। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया कि 2 की पावर 64 करोगे, बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। तो जो 32 बिट का सिस्टम है उससे आप टोटल कितने एड्रेस जनरेट कर सकते हो? 2 की पावर 32। तो अगर 2 की पावर 32 बोलूं देखूं तो वो आएगा आपके कितने, अगर मैं 2 की पावर 30 करता हूं तो 2 की पावर 30 मतलब आता है गीगाबाइट। अगर आपकी रैम 4 जीबी की है तो आप उसको बाइट एड्रेसेबल बना सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल 2 की पावर 32 अलग अलग बाइट को एड्रेसेस दिए जा सकते हैं। देख लो कि अगर आपके पास 4 जीबी की रैम है, 4 जीबी की,
और इसको अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं हर एक बाइट को एड्रेस दे रहा हूं, तो मुझे टोटल कितने एड्रेस की रिक्वायर पड़ेगी? 2 की पावर 32 की। ये लीजिए, ये रहा इसका मतलब। चलो, ये तो हमने अभी साइड कर दिया। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि 4 बाइट का मतलब है कि भैया जो एड्रेस का साइज होगा वो हमारा 32 बिट का होगा। अब सवाल ये है, अभी पहले कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरे प्रिमिटिव डेटा है उनको मेमोरी कहां एलोकेट होती होगी? क्या उनको स्टैक मेमोरी एलोकेट होती है या फिर हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है? इसका अभी आंसर दो, प्लीज सोचो एक बार, कहां इन्हें मेमोरी एलोकेट होती होगी? मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि भैया जो प्रिमिटिव डेटा है उनको स्टैक के अंदर मिल जाएगी और नॉन प्रिमिटिव को हीप के अंदर, या फिर जो स्ट्रिंग है शायद उसको हीप के अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब जो भी आप सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना इंपॉर्टेंट है। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। मान लो लेट ए इक्वल टू 10, मैंने ये बनाया। हमें पता है कि यहां पे जो आपका वैल्यू होता है वो इम्यूटेबल होता है। क्या होता है? इम्यूटेबल। हमने जाना था ना लास्ट लेक्चर में कि यहां पे जो ये डेटा होता है ये क्या होता है? ये इम्यूटेबल होता है दोस्त, कि भैया इस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। कि अगर आप ए इक्वल टू 10 लिखते हैं तो आपको एक ब्लॉक मिलेगा जिसके अंदर 10 स्टोर है। हाँ, और अगर आप फ्यूचर में ए इक्वल टू 20 उसे करने की कोशिश करते हैं तो भैया आपको नए ब्लॉक में ही वो चेंजेस करने पड़ेंगे। उस 20 को आपको यहां डालना पड़ेगा। ओरिजिनल वाले पे आप कुछ नहीं करोगे। और अब आपका ए इसको पॉइंट कर रहा होगा, पहले वो इसको कर रहा था, अब वो ए इसको पॉइंट कर रहा है। हमने कल इसके बारे में जाना था कि यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। इस 10 के ऊपर मैं चेंज नहीं करूंगा, ये जावास्क्रिप्ट का रूल कहता है। ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू 10 लिखा है और इसको मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी यहाँ पे। अगर मैं इसको स्टैक के अंदर करता हूं, जो हमारा फर्स्ट थॉट कहता है कि भैया 10 हमारा यहाँ पे स्टोर है, और मान लीजिए इस मेमोरी लोकेशन का नाम 32 बिट में कुछ ऐसा है, 0xabc ऐसे करके मान लो ये उसका एड्रेस है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ओके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही मैंने फिर से बनाया, मैंने यहां पे लिखा है कि लेट बी इक्वल टू 30। ओके, तो b इक्वल टू 30 का मतलब क्या है कि भैया इस b को स्टोर करा दो। इसको मैंने 30 बना दिया। 30 यहां पे स्टोर हुआ। हाँ, और मान लो इस वाली मेमोरी लोकेशन का नाम ये है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है 0x ऐसे करके abd। ओके, तो मुझे पता है कि भैया इसका मतलब ये होगा कि भैया ये जो b है वो इस लोकेशन में प्रेजेंट है। तो आपके कोड में क्या लिखा होगा एक्चुअल में कि 0x abd के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका 30 प्रेजेंट है। ओके, वैसे ही 0x abc के अंदर क्या प्रेजेंट है? 10 प्रेजेंट है। ये अभी हमने देखा, पहले भी हमने देखा था, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जो एबीसी है इनको किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? एड्रेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके, अब आप खुद मुझे आंसर दो, अगर मैं यहां पे बी ए इक्वल टू 50 कर दूं, ए इक्वल टू 50 कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि भैया इस वाले एड्रेस पे जाओ और इसको 50 बना दो। अब इसका रूल क्या कहता है जावास्क्रिप्ट का कि जो आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये 10 को चेंज करके मैं ऐसे 50 नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। रूल कह रहा है इम्यूटेबल है, नहीं कर सकता चेंज। तो अब मेरे पास क्या चॉइस बचती है बताओ? मेरे पास अब क्या चॉइस बचती है? अब मेरे पास एक ही चॉइस बचती है कि भैया मैं यहां पे एक नया मेमोरी क्रिएट करूं। हाँ, वहां पे मैं 50 को लिखूं। हाँ, और यहां पे जो एड्रेस जनरेट हुआ है मान लो 0x वही BCA, मान लो ये एड्रेस जनरेट हुआ है, इसको मैं ए के ऊपर रिप्लेस करा दूं कि भैया ए अब आप ये रहे। अब दिक्कत हुई है, अगर मेरा ए मेरे कोड के अंदर 50 जगह यूज हो रहा है तो सबको मुझे चेंज करके वही करना पड़ेगा, ये कि भैया आप हट जाओ, ये एड्रेस अपडेट हो चुका है, उसको नया एड्रेस मिल गया, ये वैल्यू अभी भी यहां प्रेजेंट है 10। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं मैनिपुलेट वगैरह नहीं कर सकता। सेम वही प्रॉब्लम पे आ गए कि सेम डेटा को ए मेरे कोड में 50 जगह लिखा तो सबको मुझे 50 बार चेंज करना पड़ेगा कि उनका एड्रेस अपडेट हो चुका है, अब ए नई लोकेशन में जा चुका है। कितना इनएफिशिएंट मेथड बन गया। अब मेरे पास चॉइस क्या बचती है? मुझसे सवाल पूछो, क्योंकि इस डेटा को मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रूल कह रहा है भैया एक बार डेटा क्रिएट हो गया उसके बाद तुम उससे म्यूटेट नहीं कर सकते प्रिमिटिव डेटा टाइप को, तो मुझे उसको नई लोकेशन ही देनी पड़ेगी। तो हमने इससे क्या सीखा? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, भले ही मेरे डेटा का साइज फिक्स्ड है, 10 का साइज फिक्स्ड है कि भैया ये इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा, लेकिन मैं उस डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इस डेटा को स्टैक के अंदर नहीं डाल पाऊंगा, वरना मेरा कोड स्लो हो जाएगा। ये देखो स्लो हो जाएगा कोड, कि आपको इतने ज्यादा जगह अपडेट मारना पड़ रहा है। ये था इसके पीछे का लॉजिक।
तो अब मेरे पास क्या चॉइस बचती है? अब चॉइस ये बचती है सिंपल। अब मेरे पास चॉइस क्या बच रही है कि भैया जब भी मैं प्रिमिटिव डेटा को एलोकेट कराऊंगा, कहां कराऊंगा कि भैया मैंने हीप में एक लोकेशन ढूंढी जहां पे मैंने 10 स्टोर कराया। हाँ, ए के अंदर अभी क्या है? 10 है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देता हूं। ओके, इसको भी हटा देते हैं। तो मान लो मैंने a इक्वल टू 10 मैंने हीप के अंदर डाला है। हीप के अंदर इसके एड्रेस को मैं कहां स्टोर कराऊंगा? बोलिए मुझसे, इसके एड्रेस को हम कहां स्टोर कराएंगे? मुझे इसके एड्रेस को यहां पे स्टोर कराना पड़ेगा कि a इक्वल टू ये यहां पे जो भी इसका एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस कुछ ऐसा है कि 0x ऐसे करके। ओके, हाँ, और अब a का एड्रेस यहीं पे आ जाएगा ऐसे कि भैया a यहां पे प्रेजेंट है और ये डेटा एक्चुअल में यहां पे प्रेजेंट है, इस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है। इस तरीके से सेम बी के लिए कि बी को अगर मुझे मेमोरी एलोकेट करानी है वो कहां होगी? 30, वो भी आपके हीप के अंदर जाएगी। कहां? हीप के अंदर। यहां पे एलोकेट करी, मान लो ये मैंने इस एड्रेस पे कर दी 0x ऐसे करके, तो भैया इसको मैं यहां पे स्टोर कराऊंगा। हाँ, और ये वाला लोकेशन इसके पास ऑलरेडी है। सिंपल रूल, कोई मैंने यहां पे अलग चेंज नहीं किया कि भैया बी मेरा यहां पे प्रेजेंट है, ये सिर्फ मैं दर्शा रहा हूं आपको, ठीक है? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि भैया ए आप इसको पॉइंट कर रहे हो, अब बी महाराज आप इसको पॉइंट कर रहे हो। अब इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे? अब मेरे लिए काम आसान होगा। हाँ, ये जो एड्रेस होगा ना, जो अभी मैं आपको 0xabd लिख रहा हूं, इसका साइज ही मैं 32 बिट कह रहा हूं, या अगर मेरा 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका साइज 32 बिट का होगा। ओके, हाँ, ये तो अभी मैं ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूं, पर इसका साइज फिक्स होगा। ओके, अब यहां पे अब मान लो मुझे यहां पे अपडेट करना है कि भैया ए को 50 बना दो, तो ए को 50 कैसे बनाऊंगा? पहले मुझे पता भैया ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ये 0xabc, 0xabc। तो 0xabc लोकेशन पे गया। हाँ, उसने कहा भैया ये मैं तो हीप के अंदर प्रेजेंट हूं। हाँ, उसने कहा यार इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, इस 10 वाले को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो अब मुझे एक नया डेटा क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? 50 लिखूंगा, और इसका जो भी एड्रेस होगा, इसका जो भी एड्रेस होगा ऐसे करके, ऐसे करके AEF, ये लीजिए, इसको मैं यहां पे रिप्लेस करा दूंगा बस, ये लीजिए। अब मुझे पता है, आहा, अब मुझे पता है कि अब ये इसको पॉइंट आउट करेगा। सिंपल, यहां कोड में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, कोड में यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कोड में जो भी एड्रेसेस हैं उनके अंदर कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। एड्रेस को देखो, अब आप बोलोगे भैया इस वैल्यू को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो? आप इस वैल्यू को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो? क्योंकि उसने एड्रेस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। उसने तो सिर्फ ये बोला था ना कि भैया जो प्रिमिटिव डेटा होगा उसको आपको मैनिपुलेट नहीं करना, तो हमने वो रूल फॉलो कर दिया कि भैया मैं 10 को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं, ये प्रिमिटिव डेटा है, तो उसकी जगह मैंने एक नया 50 बना दिया। लेकिन एड्रेस को तो चेंज कर सकता हूं ना मैं, एड्रेस के लिए तो कुछ कहा ही नहीं है जावास्क्रिप्ट ने। तो ये मेरे इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है कि मैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करूं। मैं जावास्क्रिप्ट के रूल भी फॉलो कर रहा हूं और चीजों को एफिशिएंटली भी बना रहा हूं। अब इससे फायदा ये होगा कि भैया मुझे अपने कोड में इस एड्रेस को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ए अभी भी यही था, अभी भी वही रहेगा। तो अब मुझे 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा कि अगर मुझे a इक्वल टू 50 को एक्सेस करना है तो पहले मैं यहां जाऊंगा, फिर यहां से मैं इस डेटा पे जाऊंगा। सेम बी के लिए भी। और अब आप सोच सकते हो कि भैया आपके स्ट्रिंग कहां स्टोर होगी? स्ट्रिंग भी आपके कहां स्टोर होगी? आपके यहीं स्टोर होगी। तो आपके जितने डेटा हैं वो एक्चुअल में कहां स्टोर होते हैं? हीप के अंदर, भले ही प्रिमिटिव हो, भले ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो। क्योंकि वो क्या हो सकते हैं, देखो, अगर आप चेंज हो रहे हो तो तब तो आपको, अगर आपका साइज डायनेमिक है तब तो आपको हीप के अंदर जाना ही है। लेकिन अगर आपका साइज फिक्स्ड भी है फिर भी आपको हीप के अंदर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि जब मैं आपके ऊपर कोई वैल्यू अपडेट करूंगा तो उस टाइम पे मैं अपडेट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे नई मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी, और जब भी नई मेमोरी एलोकेट होगी तो भैया यहां चेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको यहां रख दिया। तो प्रिमिटिव हो, नॉन प्रिमिटिव हो, सबको यही मिलेगा। तो अब आपको कोई पूछेगा कि आपको मेमोरी एलोकेट कहां होती है, सेम किसके केस में हो सकता है कि भैया अगर मैं बुलियन की बात करूं, बुलियन क्या है? ट्रू है। अगर मैंने उसको यहां बना दिया, ये लीजिए कि भैया सी इक्वल टू ट्रू है, अब कुछ देर बाद मुझे उसको चेंज करना है, सी को फॉल्स बनाना है, क्या करूंगा? क्या करूंगा? मक्खी थोड़ी मारूंगा, मैं यहां पे तो चेंज नहीं कर सकता। तो सेम कि भैया इस ट्रू को भी यहीं बनाऊं, इस ट्रू को भी यहीं बनाऊं, कि इसको मेमोरी एलोकेट कराऊं यहां पे ट्रू को, हाँ, और मैं इस ट्रू को पॉइंट आउट करूंगा, इस ट्रू को पॉइंट आउट करूंगा, ये इसको पॉइंट करेगा। और अगर फ्यूचर में मुझे इसको फॉल्स बनाना हो तो भैया एक नया बन जाएगा और उसके ऊपर मैं फॉल्स लिख दूंगा, उसके ऊपर मैं क्या लिख दूंगा? फॉल्स, और मेरा ये इसको पॉइंट करेगा। तो मेरे डेटा के अंदर, मेरे कोड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ,
कोड के अंदर जो एड्रेसेस है वो अभी भी वैसी के वैसी है। जो सी को पहला एड्रेस मिला होगा वो वही है, सी के एड्रेस पे कोई चेंज नहीं हुआ। जो सी का एक्चुअल एड्रेस है स्टैक के अंदर, ये एड्रेस कौन से हैं? जो स्टैक के अंदर एड्रेसेस है। तो इसमें भी आप 2 स्टेप पे ही चल रहे हो दोस्त, कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मजा आया? हाँ। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये आपके लिए कुछ और भी चीजें ऑप्टिमाइज करता है। क्या चीजें ऑप्टिमाइज करा? ये क्या करता है यार, मुझे ना क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि यार तुम बार बार ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स तो 2 ही वैल्यू है, ट्रू फॉल्स तो 2 ही वैल्यू है। ऐसे ही आपका एक नल होगा, नल को भी लोकेशन मिलेगी, हाँ भैया नल को भी मिलेगी। एक आपका अनडिफाइंड भी होगा, ये भी आपका होगा कौन? अनडिफाइंड। तो जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, हाँ, तो इन चारों की पोजीशन को फिक्स कर दिया जाता है। ये ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट कर दिए जाते हैं। कौन? ट्रू, फॉल्स, नल और अनडिफाइंड हीप के अंदर। इससे क्या बेनिफिट मिला, अगर फ्यूचर में मान लो कोई और भी है, मान लो डी है, उसको अगर ट्रू को मार्क करना है तो वो सेम ही डेटा को पॉइंट कर सकता है। मान लो ई है, उसको भी अगर ट्रू को करना है पॉइंट, तो वो भी इसी को पॉइंट करता था, सेम ही डेटा को पॉइंट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे बार बार ट्रू को बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सी के लिए ट्रू है, सॉरी डी के लिए ट्रू है तो उसके लिए मैंने अलग डेटा अलग से एक और ट्रू बनाया। फिर ई था, ई के लिए मैंने अलग से स्पेस लिया ट्रू के लिए। फिर एफ था, उसके लिए भी। मान लो अगर मेरे पास 100 स्टेटमेंट है ट्रू वाली, तो क्या मैं 100 अलग अलग ट्रू बनाऊंगा क्या? यहाँ मुझे पता वो डेटा चेंज तो हो नहीं सकता। तो हमने इसको एक ही यूनिकली क्रिएट करा है और सब उसी को पॉइंट करना, सब उसी को पॉइंट करना, ताकि मुझे उसको मल्टीपल टाइम क्रिएट ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पता वो चेंज नहीं होने वाला। सेम नल के लिए, सेम अनडिफाइंड के लिए। ये चारों जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यह आपके लिए जो कौन होते हैं, नल, अनडिफाइंड, ट्रू, बुलियन और फॉल्स, इनके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है पहले ही। अब जिसको भी नल, अनडिफाइंड, ट्रू, फॉल्स को मार्क करना है वो डायरेक्ट इसी को पॉइंट करें, ताकि मुझे उसको बार बार क्रिएट ना करना पड़े। वरना मुझे क्या करना पड़ता, मालूम है आगे एफ बनाता, तो एफ के लिए क्या मैं एक और ट्रू बनाऊं, वही साइंस मिला रहा ना। तो ऐसी तो दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऐसी तो सोचा जाता है। तो ये हम अपने कोड में इंटीग्रेट कर देते हैं कि भैया इन चारों की हमने जो लोकेशन है वो बिल्कुल फिक्स कर रही है कि ट्रू आपको इसी लोकेशन में मिलेगा। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, तो हीप के अंदर ट्रू इसी लोकेशन में होगा, फॉल्स इस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, जो आपका ट्रू होगा ये इसी पर्टिकुलर। तो इन चारों की पोजीशन करेक्ट है कि भैया ये इसी पोजीशन में मिलेंगे। तो जब भी अगर आपको अपने कोड को लिखना हो तो आपको पता होगा कि अगर सी इक्वल टू ट्रू है तो मुझे पता है कि मुझे किस वाले को पॉइंट आउट करना है, कौन सा वाले ट्रू को, उसकी लोकेशन क्या है, वो आपके कोड के साथ इंटीग्रेट रहेगी, क्योंकि उन चारों की पोजीशन फिक्स रहेगी कि वो आपके हीप में यहीं पे मेमोरी लेंगे। क्लियर है? हाँ। अब इससे हमें बेनिफिट मिला। अब देखो यार दोस्तों, अब वही सेम आपके किसके साथ हो सकता है, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट को भी यही मिलेगी मेमोरी। हाँ, बस ऑब्जेक्ट के साथ वही कि भैया पहले हम जब भी मेमोरी एलोकेट कराएंगे, पहले हम देखेंगे स्पेस कहां खाली है। मुझे यहाँ पे स्पेस मिला तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था, ऐसे करके कि A10 ऐसे करके और B20 ऐसे करके मैंने यहाँ पे स्पेस एलोकेट करा दिया ये। और यहाँ पे मान लो मैंने G लिया है, तो ये G इस वाले को पॉइंट कर रहा होगा। तो मान लो अगर फ्यूचर में मैं इसके ऊपर अपडेट मारता हूं और वहां पे अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, फिर वही सेम लॉजिक कि मुझे पता है अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर और प्रॉपर्टी अगर ऐड करने की कोशिश करता हूं, अभी तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए के अंदर 10 डाल दो और बी के अंदर 20 डाल दो। ये मान लो फ्यूचर में मैंने इसके ऊपर और अपडेट मारे कि मान लो इसके अंदर मैंने सी 90, डी 55, तो पहले वो दिखेगा। क्या मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूं, क्योंकि म्यूटेबल होते हैं, इसको चेंज कर सकता हूं। तो पहले मुझे देखना भी पड़ेगा ना हीप में यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है भी या नहीं है। तो अगर हीप में वहां पे स्पेस अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि कंटीन्यूअस होना चाहिए, हाँ नहीं हुआ, तो वो उसके लिए नई मेमोरी एलोकेट करा देगा। मतलब यहाँ पे उसके लिए मेमोरी एलोकेट करा दी कि भैया अब जो ये नया डेटा है ये वाला, इसको आप यहाँ लेके चले जाओ, यहाँ शिफ्ट करा दो, और आप महाराज इसको पॉइंट करना हो कि भैया इसको बोल दिया कि आप इसको पॉइंट करना, इस वाले को। सिंपल। अब ये डेटा आपका यहीं पड़ा हुआ है, इतना आसान है। ओके, अब कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज आपने नोटिस करी, यहां पे एक चीज नोटिस करी कि ये जो 10 वाला डेटा है इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। ये वाला डेटा, जो ये डेटा है, ये आपके हीप के अंदर प्रेजेंट है, इसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। ये इसकी तो नीड ही नहीं है ना। अब अगर इसकी नीड नहीं है तो इसको क्या हमारे हीप से डिलीट नहीं कर देना चाहिए? हाँ, अब वो डिलीट कौन करेगा? तो आपको नहीं करना उसको डिलीट, जावास्क्रिप्ट खुद हैंडल करता है। अगर आप C++ से होते तो इसको आपको मैन्युअली एक डिलीट कीवर्ड लिखना पड़ता। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? गार्बेज कलेक्टर का। किसका? गार्बेज कलेक्टर।
कि भैया वो देखेगा कि भैया मेरे हीप के अंदर कौन कौन से डेटा ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको अब कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा। जैसे ये 10 है, इसको अब कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर का काम होगा इसको हमारे सिस्टम से डिलीट मारना ताकि हीप में स्पेस अवेलेबल रहे, वरना हीप बढ़ जाएगा। सेम कि भैया इसको भी कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इसको भी हटा दो। ऐसे ही अब जो जो डेटा होगा जिसको अब कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है उस सबको मेरा गार्बेज कलेक्टर रिमूव कर देगा। कैसे करेगा? वो पहले स्टैक में जाएगा, देखेगा कि भैया स्टैक वाले किस किस को पॉइंट कर रहे हैं, जिन जिनको पॉइंट कर रहे हैं उनको बोल देगा चलो इनको तो कोई पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हीप के अंदर जाएगा कि भैया देखेगा कि किन किन को पॉइंटर नहीं है, उनको सबको रिमूव कर देगा। उन सबको ये क्या करेगा, पहले यहां गया ए बी सी डी इन सबके पास, उसने उनको मार्क कर दिया कि भैया ए इसको मार्क कर रहा है तो इसको ट्रू लिख दो कि इसको रखना है, बी इसको मार्क कर रहा है इसको भी ट्रू कर दो। उसने सबके आगे ट्रू ट्रू लिख दिया। अब वापस वो हीप में आएगा, देखेगा जिसके आगे अब ट्रू नहीं लिखा है उन सबको हटा दो, उन सारे ऑब्जेक्ट को हटा दो, तो उन सबको वो क्लीन अप यहां से कर देगा। सिंपल। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया अब पॉइंट क्लियर है। गार्बेज कलेक्टर का काम क्लियर है, क्योंकि हीप से हमें क्या कराना पड़ता है, मेमोरी को डिलोकेट कराना पड़ता है, वरना आपका प्रोग्राम क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। अगर देखो आपके उसमें रैम तो लिमिटेड ही है ना, अब कचरा भरता गया, उसको किसी ने डिलीट ही नहीं मारा, आपका कोड चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इतने सारे वेरिएबल क्रिएट हुए बीच में, अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सोचो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इतने सारे, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट की अब नीड नहीं है, उसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा ताकि बाकी जो आगे कोड चलेगा उसके लिए स्पेस बच जाए। वो अगर स्पेस ही खाली नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अरे आप एक काम करना, रिकर्सन का कोड चला देना, स्टॉप की कंडीशन मत डालना, आपका वीएस कोड भी क्रैश हो जाएगा। तो वो काम हमें यहां पे करना पड़ता है। अब भैया ये तो समझ आ गया। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है? क्या इससे और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? आप खुद सोचो, मैं आपको एक कंडीशन देता हूं इसी के अंदर। मुझे पता है कि मेरा ए इक्वल टू है, मान लो मैं कोई लूप चला रहा हूं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मैं एक लूप चला रहा हूं जहां पे मैं कह रहा हूं कि भैया जो आई है उसकी वैल्यू को 0 से लेके 100 तक लेके जाना है, कि पहले आई की वैल्यू 0 होगी फिर 1 होगी। फॉलो आपने देखा होगा ना, हर लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि इसमें भी अगर मैं ऐसा लिख दूं, लेट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन 100 आई प्लस प्लस। अब मान लो मैं इसको प्रिंट ही करा रहा हूं, सिंपल प्रिंट ही करा रहा हूं, इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब आप खुद उस यहां पे सोचो, मुझे पता है कि मेरा जो ये आई होगा इसको मेमोरी मिलेगी यहां पे आई को, ठीक है। हाँ, आई इक्वल टू 0 कहां पे क्रिएट होगा, मेरे हीप के अंदर। आई इक्वल टू 0 मेरे हीप के अंदर क्रिएट हुआ है। ओके भैया, हीप के अंदर मेरा क्रिएट हुआ है, मुझे पता है मेरा आई इसको पॉइंट आउट करेगा। ओके, इनिशियली। फिर जब आई इक्वल टू 1 हुआ, आई इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ, उस टाइम पे क्या होगा फिर? अब फिर से आपका एक पहले मेमोरी एलोकेट करी जाएगी, उसके अंदर 1 को लिखा जाएगा, हाँ, और अब ये इसको पॉइंट करेगा। फिर आई उसके बाद 2 होगा क्योंकि लूप चल रहा है, फिर से अब 2 चला, मेमोरी एलोकेट हुई, और अब आई इसको पॉइंट करेगा, इस नीचे वाले को, ये वाला जो आई आपने यहां पे क्रिएट करा है, क्योंकि मुझे पता है वेरिएबल को तो यही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल डेटा को यहां लोकेशन मिल रही है। 100 बार लूप चला है, 100 बार मेमोरी एलोकेट हो रही है, आपका लूपिंग कितना स्लो हो जाएगा सोचो। ये देखो हीप के अंदर जब मेमोरी एलोकेट कराई जाती है ना, तो इतनी आसानी होती है कि एकदम से हो गई, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पहले उसको पूरा ढूंढना पड़ता है कि हीप के अंदर मेरी लोकेशन कहां कहां फ्रीली अवेलेबल है, उसमें टाइम तो लगेगा। स्टैक में तो सिंपल होता है कि अगला यहां पे करना है, अगला यहां पे करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। हीप के अंदर तो ढूंढना पड़ेगा ना कि कहां पे मेमोरी खाली है, वहां पे मैं उस डेटा को क्रिएट करूं और उसके बाद उसके अंदर 1 डालूं। फिर आपने बोला आई इक्वल टू 2, मैं इसको तो चेंज कर नहीं सकता क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए फिर से मुझे हीप के अंदर ढूंढना पड़ेगा स्पेस कहां अवेलेबल है, फिर वहां पे उसको क्रिएट करो। क्रिएट करने का प्रोसेस तो सिंपल है, लेकिन वो मेमोरी ढूंढने का कि स्पेस कहां पे फ्रीली अवेलेबल है, तो इससे मेरा फॉर लूप स्लो हो जाएगा। अरे भैया ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, इससे तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है। हाँ दोस्त, स्लो हो जाता है सिस्टम, तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा, क्योंकि लूप तो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो अपने सिस्टम के अंदर। भैया यार इसको सॉल्व करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। अब एक तरीका भैया मैं ये कर लेता हूं कि मैं एडवांस में बना के रख देता हूं, मैं एडवांस में ही बना के रख देता हूं, एक एरे बना देता हूं और उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं एडवांस में, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, ताकि मुझे बार बार मेमोरी क्रिएट ना करनी पड़े, कि मैं बार बार मेमोरी को क्रिएट कर रहा हूं। उसी में तो प्रोसेस लग रहा है कि बार बार, हाँ, कि भैया पहले मैं मेमोरी को क्रिएट कर रहा हूं, पहले लोकेशन ढूंढ रहा हूं स्पेस, कि भैया वो कहां खाली होगा। तो मैंने बोला पहले मैं एक एरे बना लेता हूं और उसके अंदर मैं सारे एलिमेंट डाल देता हूं ऐसे करके, 8 से लेके
मान लो इसके अंदर मैंने बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए, मान लो 1 लाख तक के एलिमेंट डाल दिए, नंबर डाल दिए मैंने। सिंपल एक एरे लिया है जिसका साइज मैंने 1 लाख लिया है, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 0 से लेके 1 लाख तक। जैसे हमने यहाँ पे करा था ना कि जब मेरा कोड शुरू होगा उसी टाइम पे ट्रू, फॉल्स, नल, अनडिफाइंड को मेमोरी मिल जाएगी। सेम मैं यहाँ पे सॉल्यूशन सोच रहा हूँ कि मैं जब मेरा प्रोग्राम शुरू होगा उस टाइम पे मैं एक एरे क्रिएट कर लूंगा जिसके अंदर मैं इतनी 1 लाख तक की वैल्यू रख दूंगा और इसका लोकेशन फिक्स कर दूंगा कि भैया ये इसी लोकेशन में आपको मिलेगा, इसी लोकेशन पे ये आपको मिलेगा। मान लो इसकी लोकेशन इनिशियल वाली लोकेशन है 1000 मान लो, तो अगर 0 1000 पे तो 1 वाला कौन सी लोकेशन पे होगा, कौन सी लोकेशन में होगा, 1001 पे होगा या 1008 पे होगा, क्योंकि ये नंबर है, ये कितनी बाइट मेमोरी लेता है, ये कितनी बाइट लेता है भैया 8 बाइट, 8 बाइट। ठीक है, तो अगर ये बाइट एड्रेसेबल है तो अगला कितना आएगा, क्योंकि ये टोटल 8 बाइट लेगा, तो 1000 वाला मेमोरी एड्रेस 1001, 1002, 1003 अप टू 1007, तो ये 1008 एड्रेस होगा 1, ये 1016, ये 1000। अरे जब आपके पास एरे होता है, एरे के अंदर जब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, आपको किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, किसी भी एलिमेंट को, ये मान लो इसका जो बेस एड्रेस है ये 1000 है। अब मुझे पता है यहां पे ये क्या कर रहा है, ये बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है, हर बाइट को। तो अगर पहला नंबर अगर 0 यहां पे आया है मान लो, तो यहां पे ये 8 बाइट लेगा, कितनी 8, तो 1000 वाला एड्रेस भी इसका होगा, 1001 भी, 1000 क्योंकि 8। अरे बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि एक बाइट को एक एड्रेस मिलेगा, ठीक, पर आपको तो 8 बाइट चाहिए एक साथ, एक साथ। हाँ, तो 0 को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, किसको, जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट में 8 बाइट लेता है, तो अगली जो 7 लोकेशन, 8 लोकेशन होंगी सब इसकी होंगी, इसलिए जो अगला नंबर आएगा 1 वाला वो कहां पे आएगा, 1008 पे, अगला वाला 1016 पे, इस तरीके से। ये तो यार बेसिक है यार, ये तो आपको पता ही होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी एड्रेस को निकालना है, किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है, तो मैं उसके एड्रेस से उसको निकाल सकता हूं कि भैया मेरे पास बेस एड्रेस होना चाहिए प्लस कौन से इंडेक्स वाले को ढूंढना है इनटू साइज ऑफ डेटा, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या हुआ, बेस एड्रेस आपका 1000 है, बेस एड्रेस आपका क्या है 1000 है, ठीक है, प्लस इंडेक्स, प्लस इंडेक्स, मान लो मुझे इस वाले को ढूंढना है, ठीक है, ये 4th वाले को, तो ये 3rd इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो 3, और साइज ऑफ डेटा क्या है 8। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता हूं, तो ये मुझे बता देगा कि वाला 1024 लोकेशन पे होगा, तो डायरेक्ट मैं उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूं 1024 लोकेशन से, इस तरीके से। ये 1000, 1008, 1016, 1024, इस तरीके से इसने इसके एड्रेसेस निकाल दिए। क्लियर है पॉइंट। हाँ, अब ऐसे ही मैं यहां पे भी करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड कर दूं कि भैया मेरे पास बेस एड्रेस है 1000, हाँ, मैं यहां पे मुझे पता है कि भैया इस एरे को एडवांस में क्रिएट कर दो ताकि मुझे वो मेमोरी ना ढूंढनी नहीं पड़े कि कहां पे मेमोरी फ्री है, मैंने एडवांस में एलिमेंट को रख दिया। हाँ, अब दोस्तों जो हमने यहाँ पे 1 लाख साइज का जो ये एरे क्रिएट करा है, मेरे लिए अब चीजें आसान हो जाएंगी। मुझे पता है कि जो 0 प्रेजेंट होगा वो 1000 लोकेशन पे होगा, ये 1 कहां पे प्रेजेंट होगा, 1008 वाली लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, है ना, मैं सिंपल बोल रहा हूं। ये अगला वाला 1016, 1024 ऐसे करके। तो अब मैंने जब अपना कोड लिखा यहां पे, तो मैंने बोला कि लेट i इक्वल टू 0, तो जैसे ही मेरा कोई भी वैल्यू 0 होगी वैसे ही मैं बोल दूंगा कि भैया हमने फिक्स कर दिया अपने कोड में कि भैया वो 1000 वाली लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, सिंपल। हाँ, तो यहां पे हमने i के अंदर एड्रेस डाल दिया, जैसे ही i की वैल्यू 1 हुई, यहां पे लूप चल रहा है ना, हाँ, तो मुझे पता है कि मुझे अब 1 को पॉइंट आउट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस एड्रेस पे गया, हाँ, उसे पता है उसे अगले वाले को पॉइंट करना है, तो सिंपल वो अपने एड्रेस को अब अपडेट कर देगा। अब उसको इस 2 वाले को पॉइंट आउट करना है क्योंकि आपका लूप चला जा रहा है कि अब i इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो अब आपको इसको पॉइंट करना है, इसको, तो अब आपको अपने एड्रेस को अपडेट मानना पड़ेगा 1016। अब आपको 3 वाले को पॉइंट करना है, तो अब आपको फिर से अपने एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने इसके सॉल्यूशन को इजीली बिल्ड कर दिया। हमने 1 लाख साइज का एरे ले लिया जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, एड्रेसेस को अपडेट कर रहा हूं। अब मैं उस प्रॉब्लम से छुटकारा मुझे मिल गया है कि पहले मुझे मेमोरी एलोकेट करानी है कि कहां पे स्पेस फ्रीली अवेलेबल है, उससे हम दूर जा चुके हैं क्योंकि हमने बोल दिया है कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा हम 1 लाख साइज का एक एरे ले लेंगे जिसके अंदर मैं 0 से लेके 1 लाख तक के नंबर डाल दूंगा। अब इस मेथड में दिक्कत क्या है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको 1 लाख साइज का एरे क्रिएट करना पड़ेगा और एक एलिमेंट, एक नंबर 8 बाइट मेमोरी ले रहा है, तो 1 लाख बाइट तो आपकी यूं ही गायब हो गई।
हीप के अंदर 1 लाख बाइट तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि यहां पे स्पेस फ्री रहे। तो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या बना सकते हैं हम, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं आपको यहां जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा खड़ा होकर यहीं पे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जाने की जरूरत नहीं है? अब मान लो मुझे पता है कि अब आई की वैल्यू 4 होने वाली है, आई की वैल्यू क्या होने वाली है? 4 होने वाली है। तो मुझे पता है ये 1032 बन जाएगा। कैसे पता चला मुझे? कैसे पता चलेगा 1032 बनेगा? अब एक तरीका तो ये, पहले मैं यहां पे जाऊं 1024 लोकेशन पे, फिर मुझे पता है कि अब मुझे अगले वाले को करना है, तो अगले वाले को अगर मुझे पॉइंट आउट करना है तो वो 1032 लोकेशन पे ही होगा। वो तो मैं यहीं से भी कैलकुलेट कर सकता ना, क्योंकि मुझे पता है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, कि मुझे पता है कि जो भी मेरा बेस एड्रेस होगा, जो कि मेरा 1000 है, प्लस जो भी नंबर मेरा आएगा, मान लो अब मेरा आई इक्वल टू 5 आ रखा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8, मुझे यहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये एरे एग्जिस्ट कर रहा है पर मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा क्रिएट हो जाएगा कितना, कि 1040, ये देख लो, क्योंकि ये 1008, 1016, 32, ये ऐसी सॉरी 16, और ये आपका कितना हो जाएगा 24, 32 और 40। ये जैसे ही आपका i इक्वल टू 5 हुआ, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि भैया बेस एड्रेस हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको वैल्यू को रीड करना है कि वहां पे क्या वैल्यू रखी है, तो आप रीड आउट भी कर सकते हो। मान लो अब यहाँ पे जो वो एड्रेस है वो अपडेट होकर 1040 हो चुका है। अब अगर आपको वैल्यू रीड करनी है तब भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहीं पे खड़े होकर आप उसको अपडेट कर सकते हो, कि मैं ये नहीं कर रहा कि पहले मैं यहां जाऊं फिर देखूं कि भैया अगले वाले का एड्रेस क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, अगर हम इसको देखें, एलिमेंट इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा, है ना। तो मुझे अगर निकालना है, कि मैं सिंपल यहां पर कर सकता हूं कि 1040 में से मैं माइनस कर सकता हूं बेस एड्रेस को, कर सकता हूं, हाँ, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे, 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, कि भैया मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सिंपल फॉर्मूला, कि भैया मुझे अगर ये एलिमेंट है, ठीक है, मुझे निकालना है कि ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो ये बेस एड्रेस यहां चला जाएगा, साइज ऑफ डेटा उसे डिवाइड कर देगा, सिंपल। अगर ये मान लो 1000 कुछ और होता, कि इसको अगर मैं ले लूं 56, तो सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई होता, कि भैया ये मैंने लिख दिया 100566 माइनस 1000 डिवाइड बाई 8, तो आपका 7 आंसर आ जाता। आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं यहां से देखूं 1056 का कहां पे, तो मैं यहां पे आया तब जाके मैंने 7 को रीड करा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बेस एड्रेस है वो फिक्स्ड है, बेस एड्रेस फिक्स्ड है, साइज ऑफ डेटा फिक्स्ड है, हाँ, ये साइज ऑफ डेटा फिक्स्ड है, हाँ जी। तो आप किसी भी नंबर को अब निकाल सकते हैं, सिंपल। आपको पता है कि भैया मेरे पास जो यहां पे एड्रेस लिखा है उसको मैं माइनस कर दूंगा इससे, बेस एड्रेस से, डिवाइड बाय जो साइज ऑफ डेटा है, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। मुझे यहां जाके रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, कि मान लो मैं कौन-सा लॉग आई कर रहा हूं, तो पहले मैं ये नहीं कर रहा कि भैया इस आई वाले को मुझे रीड करना है, तो मैं यहां पे आया 1056 लोकेशन गया, फिर जाके मैंने रीड करा कि भैया वहां पे 7 नहीं। आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं पे ऑन द गो सीधा उसको रीड कर सकते हैं, सीधा। ये फॉर्मूला रहा सीधा। हाँ, ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स कुछ नहीं है, ये नंबर ही तो है। अगर मैं नंबर बोल दूं इसे, हाँ, ये नंबर को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये लीजिए, ये एलिमेंट, कि एलिमेंट कौन से एड्रेस पे, सिंपल फॉर्मूला। अब इससे मुझे क्या एडवांटेज मिली, अब देखो यहां पे ना एक प्रॉब्लम अराइज होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है रोहित, मैंने उसको भी स्टोर कर रखा है मान लो, और ये एक्स उसको पॉइंट कर रहा है, ये एक्स उसको पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैंने मान लो ये 2096 लोकेशन पे, अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे कभी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि उस लोकेशन में क्या रखा है, तो मैं ये सीधा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अगर मैंने ये फॉर्मूला इसके साथ लगाने की कोशिश करी कि भैया 2096 है माइनस, मैंने ये लिख दिया 1000 डिवाइडेड बाय 8, अरे ये मान लो उसने मुझे 30 आंसर लाके दे दिया। अरे उस लोकेशन में 30 थोड़ी लिखा है, वहां पे तो रोहित लिखा है। अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, हमने एक सॉल्यूशन तो निकाल दिया कि भैया मुझे इस लोकेशन में जाने की जरूरत ना पड़े, इस लोकेशन में जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो इनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी जब एक्चुअल में वहां पे स्ट्रिंग हो या कोई और हो, या फिर वहां पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना उस डेटा को रीड करने के लिए। हाँ भैया, तब तो जाना पड़ेगा। तो फिर मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, यहां पे हमें पता है कि हमारे 32 बिट के ओएस में जो हमारा एड्रेस का साइज है, एड्रेस का, वो 32 बिट का है। हाँ, अगर मैं इस एड्रेस के साथ कुछ छेड़खानी कर दूं कि मेरे पास 31 बिट है और लास्ट वाली 1, ये पहली 31 बिट को तो नॉर्मल रहने दो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी जो लास्ट बिट है अगर वो 0 है, अगर आपकी जो लास्ट बिट है वो अगर 0 है, तो मैं समझ जाऊंगा
कि भैया आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी नंबर को ही पॉइंट कर रहा होगा, वो किसी नंबर को ही पॉइंट कर रहा होगा, वो किसी नंबर को ही पॉइंट कर रहा होगा। और अगर लास्ट बिट अगर आपकी 1 है तो मैंने इंडिकेशन दे दिया कि आपको उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, उस डेटा को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक्चुअल डेटा रखा गया है, एक्चुअल डेटा रखा गया है। मैंने सिर्फ ये इंडिकेशन दी थी। अब देखो इससे मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई। अब मुझे इस एरे को भी बनाने की जरूरत नहीं है, इस एरे को भी बनाने की भी जरूरत नहीं है, इस एरे को बनाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जो मैं हम फालतू जो स्पेस दे रहे थे ना उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, यहां पे जो भी एड्रेस लिखा होगा सबसे पहले मैं उसकी लास्ट वाली बिट को रीड कर लूंगा। अगर वो 0 हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया ये किसी नंबर को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक। हाँ, और उसने बोला कि भैया इसको 1 से इंक्रीज कर दो, तो 1 से इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, 1056 को क्या बना दो, 1064 बना दो। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुझे अब उस एरे को भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो मैं वैसे ही कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, जो भी उसके अंदर नंबर प्रेजेंट है। तो मैं ना तो मैं वहां जा रहा हूं ना वो कोई स्पेस ले रहा है, तो मैंने अपने एड्रेस के अंदर ही नंबर को स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया दोस्त। और अगर आपकी लास्ट बिट 1 हुई, जैसे मान लो 2096 वाला जो है उसकी लास्ट बिट 1 है, तो अब मुझे पता रहेगा कि भैया मुझे उस लोकेशन में जाना है, उस डेटा को रीड करना है। अगर 0 हुआ, जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि वहां पे आपके नंबर ही प्रेजेंट है, उस नंबर को मैं कैसे जनरेट कर सकता हूं, ऐसे करके जनरेट कर सकता हूं, सिंपल कहानी है। अब मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, अरे मुझे तो ये बेस एड्रेस ये कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट 31 बिट में एक्चुअल नंबर को ही स्टोर कर दें, एक्चुअल नंबर को। एक्चुअल नंबर बोले मान लो मुझे अगर 2 को स्टोर कराना है, 2 को स्टोर कराना है 31 बिट में, तो मैं कैसे करा सकता हूं, तो मैंने लिख दिया भैया जो 2 होता है ये ऐसे होता है, इसके पहले की जो बिट होंगी वो सारी 0 होंगी, तो ये आपका 31 बिट में आ जाएगा, ये वाला पूरा नंबर, ठीक है। और इसकी लास्ट बिट आपकी 0 होगी, इस एड्रेस की लास्ट बिट एड्रेस की 0 होगी, ये लीजिए। तो ये जो 31 बिट है ये आपका दिखा रहा है कि उस लोकेशन पे क्या नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। आप मेमोरी एलोकेट नहीं करा रहे हो, इससे आपका सिस्टम फास्ट हो गया। एक तो ना तो मुझे स्पेस एलोकेट कराने की जरूरत पड़ी, कराया ही नहीं मैंने। यही तो होता है कि आप सिस्टम को फास्ट कैसे बना रहे हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं मैनिपुलेट एट द एंड मुझे क्या करना है, मुझे जाना था उस लोकेशन पे, डेटा को रीड करना था, सिंपल। मैं कह रहा हूं मुझे उस लोकेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने एड्रेस के अंदर ही मैनिपुलेशन कर दिया है कि मेरा एड्रेस ही मुझे बताएगा कि वहां पे क्या नंबर है। अब ये जो एड्रेस है, मैं तो ये बेस एड्रेस कुछ भी नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल ये अगर i इक्वल टू 0 है तो मैं बोल दूंगा कि भैया मेरे पहले की 31 बिट 0 होंगी और लास्ट वाली बिट 0, जो इंडिकेट करेगी कि वो नंबर है या नहीं है। हाँ, ये यहां पे स्टोर होगा। सेम अगर मुझे इसको 1 से इंक्रीज करना हो तो भैया मुझे पता है कि सिंपल मुझे इसको 1 कर देना है। अगर मुझे इसको 2 करना हो तो मैं इसको कर दूंगा, 3 करना है ये कर दूंगा। ये इसका इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, कितना बड़ा कि हमें पहले हमने सोचा कि भैया मुझे उस लोकेशन में जाने की जरूरत पड़ दी, फिर हमने वो सॉल्यूशन बनाया कि भैया जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी से निकाल लूंगा। और उसके बाद हमको इंडिकेशन चाहिए था कि भैया ये कौन सा है, क्या ये नंबर को इंडिकेट कर रहा है या फिर ये सिंपल किसी एक्चुअल डेटा को वो कर रहा है, पॉइंट आउट। तो मैंने बोल दिया कि भैया उसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने 0 और 1 बिट ले ली, अगर लास्ट बिट 0 हुई तो मुझे पता वो नंबर वाले को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब ये आपके ऊपर है, ये आपकी हेडेक है। आप चाहो तो वहां पे मेमोरी एलोकेट करा सकते हो, मेमोरी एलोकेट करा सकते हो कि भैया इस एड्रेस पे मान लो इस एड्रेस पे आपका 3 प्रेजेंट होगा, 3 प्रेजेंट होगा, ये आप करा दो। पर फायदा क्या है, फायदा क्या है आप ये मुझे बताओ। ना तो आप इस डेटा को कभी रीड करने वाले हो, इस डेटा को मान लो मैंने ये लिख दिया कि भैया इस लोकेशन पे मुझे 3 को डालना है, आपने डाल दिया। जब मैं इसी एड्रेस को देख के पता कर सकता हूं कि इस लोकेशन में क्या डेटा प्रेजेंट होने वाला है, तो क्या मुझे मेमोरी एलोकेट कराने की भी जरूरत है, वरना बार बार मुझे वही करना पड़ेगा कि अब मान लो ये 4 हो गया, कुछ देर बाद मान लो ये कुछ देर बाद आपका 4 हो जाता है, ऐसे करके 100। हाँ, तो फिर से मुझे वही दिक्कत आएगी कि भैया मुझे एक मेमोरी वो कराना पड़ेगा एलोकेट और फिर उसको 4 बनाना पड़ेगा, जबकि तो मैं वैल्यू तो यहीं से निकाल दे रहा हूं, इसी डेटा को रीड करके मैं वैल्यू निकाल दे रहा हूं, इसी डेटा को रीड करके। तो क्यों मैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेटेड डीएलोकेट कराऊं जब मैं वहां पे जाना ही नहीं चाहता। और इसी तरीके से आपके लूप यहाँ पे फास्ट हो गए, क्या हो गए, फास्ट हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास 31 बिट है, मेरे पास 31 बिट है, 31 बिट से मैं टोटल कितने नंबर को दर्शा सकता हूं, अलग अलग 2 की पावर 31 अलग अलग नंबर को मैं दर्शा सकता हूं, ठीक है। मेरे पास अगर मान लो 3 बिट होती तो 3 बिट से मैं टोटल कितने नंबर को दर्शा सकता हूं, 8 नंबर को दर्शा सकता हूं, ठीक है। और इनमें से भी मैं इसको डिवाइड कर देता हूं,
क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं कि इनमें से आधे नंबर, 4 नंबर मैंने पॉजिटिव के लिए रख दिए और 4 नंबर मैंने नेगेटिव के लिए रख दिए। ठीक, हाँ, तो यहां पे मैंने बोल दिया कि जो 3 बिट होंगी इसमें से 4 नंबर मैं पॉजिटिव वालों को दर्शाऊंगा और 4 मैं नेगेटिव वालों को दर्शाऊंगा। सिंपल, क्योंकि नेगेटिव भी तो चाहिए मुझे, लूप नेगेटिव पे भी तो चलता है, लूप नहीं चले या कुछ और है वो भी तो चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि 0 से लेके 3 तक मैं सारे नंबर को रिप्रेजेंट करा सकता हूं और -1 से लेके -4 तक के सारे नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस तरीके से हमने अपने सॉल्यूशन को बिल्ड किया। आप देखो ना, नेगेटिव नंबर को तो कई बार मुझे कराना पड़ेगा। हाँ, तो आप यहाँ पे जो आपके 2 की पावर 31 है, क्योंकि आपके पास 31 बिट है, तो आप यहां से 2 की पावर 31 से आप टोटल इतने नंबर को रिप्रेजेंट करा सकते हो। इसमें से आधे मैंने पॉजिटिव को दे दिए, अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 करूं तो आप टोटल 2 की पावर 30 अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 की पावर 30 जो होंगे आपके पॉजिटिव नंबर। तो हाईएस्ट नंबर जो आप इंडिकेट करा सकते हो वो आपका ये होगा, ये वाला हाईएस्ट नंबर। और लोएस्ट नंबर आप किसको इंडिकेट करा सकते हो, इसका नेगेटिव वर्जन, -2 की पावर 30, क्योंकि नेगेटिव नंबर को तो मुझे कुछ पोजीशन देनी पड़ेगी। हाँ, ये लीजिए कि मेरे पास कुछ बिट है। अब देखो वो लोकेशन आप कैसे कराओगे, अब ये मत समझना कि देखो मेरे पास अगर 0 0 ऐसे है 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, तो भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जिसके स्टार्टिंग में 0 होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसके स्टार्टिंग में 1 है वो नेगेटिव है। सिंपल ये रूल है, सिंपल, अभी के लिए आप ये समझ लो। ठीक, हाँ, तो आप यहाँ पे ना 2 बेस्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी पढ़ सकते हैं कि अगर मुझे कोई नंबर को रीड करना है, जैसे मैंने ये देखा, तो मुझे अगर पता करना है कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं पहली बिट को देख लूंगा। अगर पहली बिट 0 हुई तो मैं समझ जाऊंगा ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसको +1 बोलूंगा। अगर किसी के आगे 1 हुआ, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा ये नेगेटिव नंबर है, तो मैं उसको इस तरीके से नेगेटिव में दर्शा सकता हूं। तो सेम ये वाली कहानी आपके आ गई, तो ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब आप बोलोगे भैया मेरे पास तो 8 बाइट होती ना नंबर को रिप्रेजेंट करने की, पर यहां पे तो सिर्फ मेरे पास 31 बिट ही है। हाँ जी, यही इसका कमाल है कि ये सारे नंबर को नहीं स्टोर करेगा। बाकी जो आपके बड़े नंबर होंगे, जो 32 बिट 33 बिट या जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उनको हीप के अंदर वैसे ही मेमोरी एलोकेट होगी जैसे बाकी लोगों को होती है। ये सिर्फ उन नंबर के लिए है जो कि आपके स्मॉल है, जो इस रेंज में आते हैं। जो आपके इस रेंज में होंगे, जो भी नंबर आपके इस रेंज में होंगे, उनको मैं डायरेक्टली एज अ एड्रेस स्टोर करा सकता हूं। जो इनसे बड़े होंगे उन सब के लिए मुझे वही मैन्युअली काम करना पड़ेगा कि भैया जब भी अगर उससे बड़ा नंबर होगा उसको मैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कराऊंगा। जब मुझे इंक्रीमेंट करना हो तो फिर से मुझे उसके लिए नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट करनी पड़ेगी। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम लूप वगैरह चलाते हैं तो हम बड़ा नंबर के लिए लूप नहीं चलाते। बड़ा नंबर मतलब ये 2 की पावर 30 भी ना बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख 20 लाख पता नहीं कितना, पर बहुत ही बड़ा नंबर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह तो मेरी 1 लाख तो मैं कम ही कह रहा हूं, ये तो आपका बिल्कुल होगा 1 करोड़ से ही ऊपर ही होगा ये नंबर, जहां तक मुझे पता है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकियों के लिए सेम वर्क करेगा। तो अगर मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊं, तो अगर आपको कोई पूछे जो मेरे एसएमआई होते हैं, स्मॉल इंटीजर, जो आपके कौन है स्मॉल इंटीजर है, हाँ, जो कि मेरे 31 बिट में आ सकते हैं साइंड इंटीजर, उनको मैं क्या कर देता हूं, उनको मैं डायरेक्ट स्टैक के अंदर ही स्टोर करता हूं। किस फॉर्म में, एड्रेस की फॉर्म में, एड्रेस को ही। और जो आपके बाकी हैं, जितने आपके हीप नंबर हो गए या आपके नॉर्मल नंबर भी हो गए जो इससे बड़े आने वाले, उन सबको मैं कहां मेमोरी एलोकेट कराऊंगा, उनको मैं हीप में, स्ट्रिंग को हीप में, अनडिफाइंड को हीप में, बाकी सब को हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट होगी। तो अब आज आपका कॉन्सेप्ट जो अगर मैं इसको लास्ट में कंक्लूड करूं, तो हमें पता है स्टैक के अंदर आपके सिर्फ एड्रेसेस प्रेजेंट होंगे, स्टैक के अंदर सिर्फ एड्रेसेस। मैं जो मेरे स्मॉल इंटीजर होंगे उनको मैं डायरेक्ट उन एड्रेस से डिकोड कर सकता हूं। अगर उसकी लास्ट बिट 0 हुई तो मुझे पता है कि जो पहला वाला है वो कोई नंबर को ही दर्शा रहा है, तो उससे मैं नंबर को जनरेट कर सकता हूं। लेकिन अगर लास्ट बिट 1 हुई तो मुझे पता है कि मुझे एक्चुअल में उस मेमोरी लोकेशन में जाके उस डेटा को रीड करना पड़ेगा। जैसे रोहित यहां पे लिखा है, वैसे अगर यहां पे कोई क्या होता, ऑब्जेक्ट होता, ऐसे नेम मनीष, एज 20, तो मान लो इसको मैंने यहां स्टोर कर रखा है, P इक्वल टू, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और अगर ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो यहाँ पे इसका जो एड्रेस का लास्ट वाला होगा वो 1 होगा, जिससे पता चलेगा कि भैया आपको एक्चुअल में इस एड्रेस पे जाना है। तो इससे हमने आज अपने सॉल्यूशन को बिल्ड किया है। तो अगर आज के लेक्चर में मजा आया है, काफी नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे, प्लीज जाओ, आपके लिए होमवर्क ये है
कि ये 32 बिट सिस्टम तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो 64 बिट सिस्टम में ये कैसे वर्क करता है उसको एक बार पढ़ो, और जो चीज आपको समझनी है उसको रिवाइज करो। प्लीज इस लेक्चर को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन निकाला है। कैसे हमारे सॉल्यूशन बिल्ड होते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, प्रॉब्लम कैसे, तुमने देखा मेरी थिंकिंग प्रोसेस देखी, कैसे मैंने तुम्हें सॉल्यूशन को धीरे धीरे कैसे करके बिल्डअप किया। ये 0 डे पे बिल्डअप नहीं हुआ है कि V8 इंजन है 0 डे पे वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो रखा है। अब तुम देखो कि यार भैया इसको हम और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई और तरीका है इसको ऑप्टिमाइज करने का, क्या V8 इंजन भी तो फ्यूचर में और अपडेट करेगा, यही है। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लास्ट तक बने हैं लिख दो कमेंट, भैया मैं लास्ट तक बना हुआ था। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में। प्लीज इसको शेयर कर देना यार अच्छे से, बहुत मेहनत लगी है, मैं इसको तीसरी चौथी बार मैंने शूट किया है। चलिए फिर मिलते हैं अब आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।